हेलो, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को क्या कराया था? एक्चुअली केजीपी सर ने लिया चॉप किया था। हाँ, टॉपिक कौन सा हुआ था? सर किरचॉफ्स का कंडक्शन नेट हीट करंट 0 हो जाता है। अच्छा, ठीक है। सर आपको नोट्स भेज दे ताकि आपको पता चलेगा थोड़ा आइडिया। हाँ, एक बार भेज दो। हाँ सर ग्रुप एक पे बार आप वापस वो सब ग्रुप पे डाल दो एक बार। कर सकते हो। हाँ, मैं बताता हूँ। ग्रुप पे सर आप डाल दो। बीमार थे क्या फ्राइडे को? नहीं, फ्राइडे को मैं बीमार नहीं था, मैंने ऐसी छुट्टी लिया था। वो अच्छा। हम्म, हाँ सर गोवा में वो थोड़ा मजे करोगे। और क्या। सर हमारा भी वैक्सीन आ गया अभी ऑफलाइन। हाँ, अब तो तुम लोग का भी लगने वाला है ना? अरे सर आप ये पैनेशा वालों से सर कुछ करो ना सर, ये लोग रिजल्ट ही नहीं देते हैं। 2 दिन हो गया है, एक सिंपल TWT होके रिजल्ट ही नहीं दे रहे ये लोग। अच्छा, ठीक है, मैं पूछता हूँ। सर एक्चुअली मतलब रिजल्ट डिक्लेयर कौन करता है, मतलब किसके पावर में रहता है वो? इन लोगों के पास ही रहता है, पैनेशिया के ये एक दो लोग हैं, बाकी गौतम को भी पता रहेगा। मैं बोल देता हूँ, उसको पूछ लेता हूँ कि क्यों हाँ नहीं आ सर। रहा है वो जल्दी। नहीं, अच्छा, एक सेकेंड, ये पिछले लेक्चर के नोट्स हैं। हाँ सर तो आपको पता चलेगा किधर। तो उससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैं कंडक्शन तुम लोगों को कितना पढ़ा दिया था?
सर बस सर, इंट्रो स्टार्ट किया सर इंट्रो दिया था बस। नहीं सर आपने वो हीट बताया था कि वो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक। अच्छा हाँ अच्छा सर वो अच्छा रैंडमाइज्ड सर आपने काइनेटिक। डायग्राम बताया तो बाद में आपने बोला था कि कंडक्शन में भी थोड़ा बहुत रेडिएशन होता है, तो ये ठीक है। सर आप मॉडल ऑफ सॉलिड्स कुछ चालू कर। वो हाँ स्प्रिंग हाँ से आप सॉलिड को मटेरियल मतलब हायर फॉर बेटर कंडक्टर। अच्छा तो इसमें तुमने जो है ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं किए। सर पहली बार लास्ट लेक्चर में 100 है, मतलब बहुत दिनों के बाद। रे सर ऑप्टिक्स में जाएगा, सेकंड सर जाएगा, लेक्चर 100 के नीचे तो जाएगा सर पक्का। सर एंड के लास्ट 15 मिनट्स में देखो सर 85 के नीचे रहेगा सर पक्का। एंड के 15 मिनट्स नहीं सर सर, आधा 1 घंटा बजे ही रुक देखो जाओ, सर। आ जाएगा 95 तक। ठीक है तो एक काम करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स पहले इसमें देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो नोट्स हैं इसमें जो लिखा है इसके अलावा भी कुछ है, मतलब प्रॉब्लम्स जो की होंगे वो कहाँ है? सर इसी में नोट्स किए जो नहीं है। है। अच्छा यही वाले हैं जो हैं। हाँ सर यही है। ठीक है तो एक काम करते हैं, थोड़े से और हम ये देखते हैं हीट करंट का जो ये है कंडक्शन इन मेटल रॉड। सर हाँ सर आप ये पैनेशिया वाले का नंबर दे सकते हो क्या, जिसके अंडर वो रिजल्ट्स का वो आता है? ठीक है रुको देता हूँ, लेक्चर के बाद देता हूँ। हाँ थैंक यू सर। एक काम करते हैं, जो इसमें हुआ है उसको मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, और फिर हाँ हम कुछ सर। प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके कि बेसिकली क्या है। देखो जब तुम कंडक्शन का हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं तुम्हें वो सॉलिड्स का वो बता रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसमें पॉइंट ये था कि जो हीट है वो बेसिकली इज रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स का। कैमरा क्लियर नहीं दिख रहा है ब्लर हो रहा है क्या? हाँ सर। अब ठीक हुआ। हाँ अब ठीक सर है अभी सर। हो गया। ठीक है तो उसमें जो सॉलिड है, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, तो उसके अंदर हम ये बोल रहे थे कि बहुत सारे एटम्स रहेंगे जो फिक्स स्पेसिंग पर हैं, और हर कोई एटम जो है अपने नेबर से स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये वाला पार्ट मैंने तुम लोग को बता दिया था शायद, है ना। यस यस सर। सर। हर सॉलिड जो है इंटरनली रफली स्पीकिंग तो मान सकते हो ऐसे ही दिखता रहेगा। तो अभी होता क्या है कि, और हीट को हम बोल रहे हैं रैंडम काइनेटिक एनर्जी, मतलब रैंडम जो मोशन है पार्टिकल्स का उसी को हीट बोलते हैं, जो माइक्रो स्केल पे दिखता नहीं है, माइक्रो स्केल पे ऑसिलेशन। तो अब क्या होता है कि सॉलिड में क्योंकि सब लोग मोर और लेस अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, ये सॉलिड हो गया तुम्हारा, सब लोग मोर और लेस अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो उस कारण से ये है कि अनलाइक गैसेस, जैसे तुमने आइडियल गैस पढ़ा होगा केमिस्ट्री के टाइम पे भी, तो उसमें क्या है कि पार्टिकल पार्टिकल काफी दूर है, एक तो बहुत सारा खाली जगह है, और दूसरा बहुत फास्ट जा रहे हैं वो, और तब तक चलते रहते हैं जब तक किसी से टकराते नहीं है। सो टिल दे हिट समबडी दे आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा चल रहा है। तो लंबा डिस्टेंस भी जा सकता है अगर किस्मत रही उसकी कि कोई मिला नहीं उसको क्राउड में, प्रोबेबिलिटी तो है ही उसकी कि वो चला जाएगा। तो वो चला गया और जाके उसने ठोका तो वो रिडायरेक्ट हो गया। लेकिन सॉलिड्स में क्या है कि सब लोग फंसा हुआ है अपनी जगह पे मोर और लेस, तो एट मैक्स जो है उनका काइनेटिक एनर्जी या जो उनका ऑसिलेशन या मोशन हो सकता है वो उसी जगह पे थोड़ा वाइब्रेशन हो सकता है, और सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि देखो ऑब्वियसली अगर ये सारे एक, मान लो ये किसी एक माइक्रोस्कोपिक तुम्हारा जो वो है, मान लो इरेजर है, ठीक है, इरेजर का कॉर्नर का जूम पिक्चर है, मान लो ये इस जगह का जूम पिक्चर तुम देख रहे हो, तो अगर इरेजर के अंदर के सारे पार्टिकल्स जो भी एटम्स हैं उसमें वो एक ही टाइप का ऑसिलेशन करें, एक ही डायरेक्शन में करें, एक ही स्पीड से करें, तो एक्चुअली पूरा इरेजर ही फिर डांस कर रहा रहेगा, हाँ सर दैट्स नॉट रैंडम। राइट। तो वो जो चीज है उसको हम हीट नहीं बोलते हैं, वो फिर प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी कि भाई तुमने इरेजर को ही कोई स्प्रिंग पे लगा दिया है कुछ। लेकिन ये सब लोग ऐसा कर भी नहीं रहे होते हैं, ये सब लोग अपना रैंडम, कोई ऊपर कर रहा है, कोई साइड में कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। तो वैसे तो बहुत केओस है, लेकिन जब जूम आउट करोगे, जैसे स्टेडियम में लोग होते हैं बहुत सारे, बहुत केओस हो रहा होता है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई बाजू वाले को पीट रहा है, लेकिन जब तुम दूर से पिक्चर देखते हो तो तुम्हें एक यूनिफॉर्म सी ऑफ पीपल टाइप दिखाई देता है जिसमें कुछ खास मोशन नहीं हो रहा। तो वही टाइप का सीन है, उसी चीज को हीट बोलते हैं, वो जो इंटरनल केओस है। और फिर ये प्लेस टू प्लेस प्रोपोगेट होता है। ये हम डिस्कस कर रहे थे कि हीट जो है, अगर तुम इमेजिन करो कि मेरे पास एक रॉड है,
मेटेलिक रॉड है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसको ऐसा बेंड मारा एक जगह पे, और उधर में क्या हुआ है कि फिर वो एक बकेट ऑफ कोल्ड वाटर में डाला हुआ है, मान लो ऐसे करते हैं, और इसमें काफी ठंडा बर्फ है, ठीक है। इट्स वेरी कोल्ड वाटर। देन व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज आई एम गोइंग टू होल्ड अ लाइटर हियर एंड देन आई एम गोइंग टू हीट दिस विद अ फ्लेम। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म जो है बेसिकली है क्या। तो है ये कि जैसे तुम अब देखो, ये रॉड सॉलिड का है तो अंदर से ऐसा दिखता होगा, आइस सॉलिड है तो वो भी अंदर से ऐसा दिखता होगा, लेकिन फ्लेम जो है वो गैस है। तो फ्लेम जो है एक्चुअली इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे जो हाई स्पीड पे जा रहे होंगे, जो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। तो अगर तुम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखोगे लाइक अ टॉय पिक्चर, तो फ्लेम इज बेसिकली जस्ट अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीइंग शॉट, ऐसा गन जैसा वो डिंग डोंग इसको गोली मार रहा है नीचे से, दैट इज अ फ्लेम। अब क्या होता है कि जब वो उसको नीचे से ठोकता है तो जिधर भी इसको लगेगा उधर में वो वाइब्रेशन चालू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सब कनेक्टेड है तो वाइब्रेशन उधर फंसा नहीं रहेगा, वो फैलेगा ऐसे करके। और जब तक ये फ्लेम चालू रहेगा, ठोकता रहेगा, इधर से एनर्जी देता रहेगा, उस तरीके से वाइब्रेशन इसकी बॉडी में, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन फैलेगा इसके थ्रू, फिर यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पे जो क्यूब है आइस का, वो खुद ऐसा दिखता होगा अंदर से, तो वो लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा मेटल रॉड का सरफेस है यहाँ पे। तो अब जब मेटल रॉड में वो जो क्रेजी है वो आ गया, फैलता हुआ वाइब्रेशन वो यहाँ पर आ गया। अब वो जब यहाँ वाइब्रेट कर रहा है तो ये जो आइस का क्यूब है उसको भी वो वाइब्रेशन पास कर देगा ऐसे। तो आइस के क्यूब में वाइब्रेशन फैलने लगा। आइस के क्यूब में वाइब्रेशन फैलते फैलते एक पॉइंट पे इतना हो जाएगा कि जो उनकी स्प्रिंग्स हैं ये निकल जाएंगे, क्योंकि एक स्ट्रेंथ है बॉन्डिंग का। तो जब निकल गए तो फिर वो बेसिकली पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी पानी से मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे आइस मेल्ट हो गया। इसलिए आइस मेल्ट हो जाती है। अगर और भी तुम हीट करते रहो, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे बड़ा सा गैस बर्नर तुमने लगा दिया, तो तुम गर्म करते रहोगे तो एक पॉइंट पे पानी इवेपोरेट भी करने लगेगा। उसका क्या मतलब है कि अब वो जो वाइब्रेशन आ गया रॉड के अंदर पानी में, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है उनको भी वाइब्रेट कर रहा है वो, फिर वो इतना एनर्जेटिक हो गए कि कभी कभी सरफेस पे से कोई फिका जाता है ऊपर, इतना एनर्जी मिल जाता है उसको, प्रोजेक्टाइल बन जाता है वो। ऐसे जब बहुत सारे प्रोजेक्टाइल शूट कर रहे होते हैं ऐसे डिंग डोंग ऊपर ऊपर, तो हम कहते हैं कि इवेपोरेट हो रहा है। ऑब्वियसली हमें वो तेज निकलता हुआ नहीं दिखता है, हमें वो स्टीम की तरह निकलता है दिखता है ऐसे डांस करता हुआ, क्योंकि इधर भी एयर है, वो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो जो यहाँ से बहुत हाई स्पीड से निकल रहे हैं वो मोस्टली फिर स्लो डाउन हो जाते हैं ऐसे करके, ठक से ऐसे ऐसे करके वो क्राउड जो है और वो एनर्जी ऐसे ऐसे, तो स्टीम स्लोली निकलती हुई दिखती है, लेकिन वो लोग काफी फास्ट निकल रहे होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अच्छा अब फाइनली थर्मोमीटर पे आ जाओ। तुम ये सोचो कि जो तुम मेजर करते हो वो क्या चीज है। थर्मोमीटर तुमने डाला है इसमें, राइट। थर्मोमीटर है वो पुराना स्टाइल का मर्क्यूरी वाला। एक सेकेंड। तो इसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली जब वो जो वाइब्रेशन है जो पानी के अंदर फैल गया है वो थर्मोमीटर के बल्ब तक पहुंच जाएगा। और थर्मोमीटर का बल्ब भी सॉलिड का बना हुआ है, ऐसा बल्ब है, उसके अंदर यहाँ मरकरी है। तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे तो बल्ब के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करने लगेंगे, वो भी सॉलिड का बना हुआ है, तो वाइब्रेशन अंदर आ जाएगी, मरकरी के मॉलिक्यूल्स पे आ जाएगी। और मरकरी के मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करेंगे तो उनको जगह चाहिए होगा खुल जाने के लिए। तो अब तुमने जगह छोड़ा ही एक, केवल एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो वो लोग सब ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। और फिर तुमने यहाँ पे कुछ लाइंस लगा दी हैं। अब वो तो आर्बिट्ररी है कि तुमने कैसी स्केलिंग करी है उसकी, दैट्स अ हिस्टोरिकल एक्सीडेंट कि किसी ने बोला ये जीरो होना चाहिए, किसी ने बोला वो जीरो होना चाहिए, वो अलग बात है। पॉइंट है कि एक मेजरेबल इफेक्ट हो रहा है प्रोड्यूस, कि मरकरी के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, और उसको हमने नाम दे दिया टेम्परेचर का। बट बेसिकली व्हाट इट इज मेजरिंग इज द अमाउंट ऑफ रैंडम एनर्जी दैट हैज अराइव्ड हियर फ्रॉम हियर टिल हियर, ठीक है। तो ये तो हो गया हीट का बेसिकली प्रोपगेशन, कंडक्शन। अब हम बेसिकली क्यों हम इसमें जो पार्ट इसमें काफी सारे फिनोमेना इन्वॉल्व है। यहाँ पे फ्लेम है, फिर हीट का प्रोडक्ट पैसेज है, फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर का चेंज है, फिर थर्मोमीटर का ऑपरेशन है। हम जो इसमें चीज में फोकस करना चाहते हैं वो ये वाला पार्ट है, विच इज द कंडक्शन ऑफ हीट इन द रॉड, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वही जो तुम लोगों ने पढ़ा लास्ट टाइम, मैं उसी को रिकैप कर रहा हूँ कि हम एक बॉडी लेते हैं इधर जो हॉट बॉडी है हमारा, और दूसरा बॉडी है जो कोल्ड बॉडी है, ठीक है। कोल्ड बॉडी का मतलब जरूरी नहीं कि वो बहुत कोल्ड हो और ठंडा हो। कोल्ड मतलब एनीथिंग लेस हॉट देन हॉट इज कोल्ड फॉर इट। ये हो सकता है 1000 डिग्री सेल्सियस हो या 900 डिग्री सेल्सियस हो, तो इसके रिलेटिव उसको कोल्ड बोला जाएगा। और फिर बीच में हम एक रॉड से इनको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब रॉड से तुम कनेक्ट कर देते हो, अच्छा एक चीज हम यहाँ पे आइडियलाइजेशन करते हैं कि इस चीज को हम बोलते हैं रेजर्वॉयर, और इस चीज को भी हम बोलते हैं रेजर्वॉयर। ये हॉट रेजर्वॉयर है, कोल्ड रेजर्वॉयर है। क्या मतलब है, रेजर्वॉयर जो है थर्मल रेजर्वॉयर एक आइडियलाइजेशन है, क्योंकि रियलिटी में क्या होता है कि जब तुम दो बॉडीज को कनेक्ट करते हो जिनमें से एक हॉट है और एक कोल्ड है वाया लेट्स से मेटेलिक रॉड, तो जब जैसे जैसे हीट पास होता है जो हॉटर बॉडी है वो ठंडा होने लगता है, और जो कोल्डर बॉडी है वो गर्म होने लगता है। तो उनका
एक का टेम्परेचर कम होता है, एक का बढ़ता है, टिल फाइनली दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं। और जब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हीट का फ्लो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हीट गोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, इट डजंट गो फ्रॉम हॉट टू इक्वली हॉट, राइट। तो रियलिटी में तो ये होता है कि इन दोनों का टेम्परेचर चेंज होते रहता है, जैसे जैसे हीट फ्लो चलता रहता है इनका टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। लेकिन अब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, हीट फ्लो भी चेंज हो रहा है और सब। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं अपनी लाइफ। पहले एक आइडियलाइजेशन लेते हैं, हम बोलते हैं कि इनको मान लो रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर से मतलब होता है कि इनका टेम्परेचर जो है चेंज ही नहीं होता है रिगार्डलेस ऑफ ये बहुत कितना। बड़ा रिजर्वायर। हाँ, कोई बहुत बड़ा सा हॉट रिजर्वॉयर तो मान लो कि सन, और कोल्ड रिजर्वॉयर तो मान लो अंटार्कटिका। बट टेक्निकली टू मेक इट अ प्रॉपर आइडियलाइजेशन, इट इज नॉट जस्ट द सन, इट इज द सन टेंड्स टू इंफिनिटी एंड दिस इज अंटार्कटिका टेंड्स टू इंफिनिटी। तो क्या होगा कि अगर यहाँ से 10 जूल गया, 50 जूल गया, 1000 जूल गया, इतना बड़ा ये हॉट बॉडी है कि इसमें से 1000 जूल का लॉस इसमें कहीं पता ही नहीं, इसके इन्फिनिटीट्यूड में कहीं रजिस्टर ही नहीं होगा, तो इसका टेम्परेचर फॉल ही नहीं करेगा। सिमिलरली 1000 जूल का गेन इधर, ये इतना बड़ा इन्फाइनाइट बॉडी है कि वो जो 1000 जूल आएंगे वो कहाँ खो जाएंगे पता ही नहीं है, तो इसलिए इसके टेम्परेचर में राइज भी नहीं दिखेगा। ऑफ कोर्स ये आइडियलाइजेशन है, रियलिटी में ऐसा कोई चीज हो नहीं सकता है। इवन सन भी अगर कनेक्ट कर दोगे तुम अंटार्कटिका से, तो अंटार्कटिका तो खैर एक सेकंड में ही पूरा मेल्ट होकर इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली सन भी जो है वो भी थोड़ा ठंडा हो ही जाता होगा। तो रियलिटी में तो इवन द सन इज नॉट अ प्रॉपर रिजर्वॉयर, बट ये एक आइडियलाइज बॉडी है, जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है आइडियलाइजेशन वैसी। तो बॉडी हुज टेम्परेचर नेवर चेंजेस regardless of how much heat it gains or loses। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। अभी दूसरी चीज ये है कि अब जब इसमें जो क्वांटिटी चल रही है, जब हीट जा रही है, जब हीट चल रहा है इसके अंदर, तो पहली चीज टू अंडरस्टैंड ये है कि एक सिचुएशन होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्टेडी स्टेट कंडक्शन। स्टेडी स्टेट कंडक्शन का मतलब ये है कि स्टेडी स्टेट तब आ जाती है when things have stopped changing with time। मतलब टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जो कुछ है वो हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इस सिचुएशन में तुम टेम्परेचर्स मान लो मैं टेम्परेचर्स को हाइट से रिप्रेजेंट करूँ, तो मैं बोलूँ कि हॉटर रिजर्वायर का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर है हाइट, और कोल्डर रिजर्वायर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। तो रिलेटिव हाइट के डिफरेंस से मैं टेम्परेचर डिफरेंस दिखा रहा हूँ। तो जो टेम्परेचर रॉड पर है वो कोई एक टेम्परेचर नहीं है, रॉड का ये एंड 100 पर है, वो एंड 0 पर है, और यहाँ से यहाँ तक उस पर एक टेम्परेचर का प्रोफाइल है, इट्स कॉल्ड द टेम्परेचर प्रोफाइल। मतलब अगर तुम इस एंड को x इक्वल टू 0 बोलोगे और इस एंड को x इक्वल टू l बोलोगे, l बीइंग द लेंथ ऑफ द रॉड, तो टेम्परेचर जो है इज अ फंक्शन ऑफ x। पहले तो ये बात सबको समझा? यस सर। यस। पहले क्या होता है कि रॉड को बेसिकली गर्म होना पड़ता है। अगर मानो तुम इमेजिन करो कि रॉड को तुमने पहले, जब दोनों रिजर्वायर थे और तुमने एकदम ठंडा रॉड लगा दिया दोनों के बीच में, कि 100 डिग्री का तुम्हारा रिजर्वायर था और 0 डिग्री का रिजर्वायर था, और तुमने एक रॉड लाया जो इसी में से निकाला, तो पूरा रॉड पहले 0 डिग्री पे था, ठंडा रॉड था, चिल्ड रॉड था। तुमने जैसे ही लगा दिया तो ऑब्वियसली हीट आना चालू हो गया इधर से। लेकिन इनिशियली क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, यानी स्टेडी स्टेट से पहले, उसमें ऐसा नहीं होता है कि सारा हीट जो है इधर पहुंच जाता है। पहले ऐसा नहीं होता है, पहले बहुत सारा हीट जो है जैसे जैसे वो रॉड में जाता है, रॉड ही अब्जॉर्ब कर लेता है उसको जगह जगह, क्योंकि रॉड को पहले ठीक ठाक गर्म होने की जरूरत है, उसको सही टेम्परेचर प्रोफाइल पकड़ने की जरूरत है। जब वो करेक्ट टेम्परेचर प्रोफाइल पे आ जाएगा तब फिर वो सीमलेस कंडक्टर बन जाएगा। इसका मैं एक एनालॉजी तुमको ये देता हूँ कि अगर तुम यही मानो कि जो टेम्परेचर है वो मैं हाइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई प्लेस एंड 0 डिग्री सेल्सियस मतलब लो प्लेस। और जो हीट है या जो एनर्जी है उसको हम फूड पैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फूड पैकेट्स हैं, वो रिलीफ वर्क टाइप हो रहा होता है जब बाढ़ आया होता है, वैसा है। तो ये आदमी को यहाँ पहुंचाना है ये सब, और जो जैसे पहुंचाएगा वैसे पहुंचाएगा विद अ बंच ऑफ पीपल, विद द हेल्प ऑफ सम पीपल हु आर ऑल इनिशियली ऑन द फ्लोर। सो ये सारे 0 डिग्री पे है क्योंकि फ्लोर लेवल पर है। और आइडिया ये है कि हम एक को देंगे वो अगले को देगा, वो अगले को देगा। कंडक्शन का तो बेसिक मॉडल यही है।
लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये पैकेट गिरा दे ऐसा धपाक से और फिर वो उसको पास कर दे। ऐसे तो वो भी हो सकता है, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरा एग्जाम्पल के काम करने के लिए ऐसा है कि भाई यूएन ने डिसाइड किया ऐसा होना चाहिए कि सब लोग इस तरीके से अरेंज हो हाइट में कि तुम्हारे लेफ्ट वाला तुमसे थोड़ा सा ऊपर हो, तुम्हारे राइट वाला तुमसे थोड़ा नीचे हो, सो दैट जब वो तुम्हें फूड पैकेट देगा तो तुम्हारा काम इज जस्ट टू सपोर्ट द फूड पैकेट ऑन इट्स जर्नी डाउन द हिल। यानी इंस्टेड ऑफ लाइक तुम घूम के किसी से पकड़ोगे और उसका वजन उठा के दूसरे को डालोगे, यू आर जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ द स्लोप, so that the food packet will kind of simply tumble downhill by gravity, and your role is to just provide the support. और इंक्लाइन प्लेन बन रहे हो बेसिकली। करेक्ट। तो उसके लिए क्या होगा कि इनिशियली जब ये फूड पैकेट गिराएगा तो ये पास नहीं कर देगा उसको। इनिशियली ये फूड पैकेट को उधर रख देगा, उस पर चढ़ के खड़ा हो जाएगा, तो ये थोड़ा ऊपर आ गया, लेकिन ये फूड पैकेट वहां तक नहीं पहुंचा, ये इधर ही रह गया। एक और फूड पैकेट गिराया इसने, उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया। फिर जो फूड पैकेट गिराया वो इसने इसको दे दिया कि भाई तू भी रख ले, तो ये उस पर चढ़ गया। फिर एक फूड पैकेट गिराया तो ये इस पे चढ़ के और ऊपर चला गया, अगला फूड पैकेट इसको दे दिया, अगला फूड पैकेट इन्होंने इसको दे दिया। अब ऑब्वियसली ये कोई डोंट गो बाय द नंबर्स, मुझे कोई नंबर नहीं पता है कि 3 वर्सेस 2 वर्सेस 1 पैकेट का रेशियो, मैं तो आर्बिट्रेरी बोल रहा हूँ। अल्टीमेटली एक सिचुएशन आ जाएगा कि जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे कर करके, सो दैट अब इसके बाद जो है किसी को और फूड पैकेट अपने पास रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे डोंट नीड टू elevate themselves any longer because they are on the correct slope, and then now from this point onwards the food packets will simply tumble downhill, and every food packet that leaves the hot reservoir, every piece of energy that leaves the hot reservoir will now make it to the colder reservoir. Nothing will be taken by the rod anymore. लेकिन टू गेट टू दिस स्टेज, ये जो सारा फूड है ये तो रॉड ने ही रख लिया ना अपने पास, यहाँ जो फूड है सारा, this did not make it to the this amount of food did not make it to the colder reservoir, so this heat was kind of stolen by the rod to get into a steady state configuration. Once the rod gets into a steady state configuration, it has the correct temperature profile on it. After that it is a pure conductor. हीट इसको मिलता है तो ये सिंपली उसको पास करता है, ये अपने पास कुछ नहीं रखता। लेकिन शुरू में जब तुम कनेक्ट करते हो तो पहले ये स्टेट आने में टाइम लगता है, जब ये हीट अब्सॉर्ब करके उस करेक्ट स्टेट में आता है। वो स्टेट जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। हम वो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले ट्रांजिएंट स्टेट होती है। ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। दिस इज बिफोर द स्टेडी स्टेट। आवाज आ रही तुम लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, पावर कट हो गया, आ जाएगा, तब तक इससे चलाते हैं। तो सर हाँ बोल। सर सो यू मीन कि जो सारी हीट होती है थर्मल रिजर्वॉयर में, एक हीट रिजर्वॉयर में, वो सारी कोल्ड रिजर्वॉयर तक नहीं पहुंचती, कुछ रॉड अब्सॉर्ब कर लेती, कुछ सराउंडिंग्स ऐसे? सराउंडिंग तो देखो, सराउंडिंग अगर मान लो आसपास कुछ है नहीं, मान लो मैटर ही नहीं है, हवा नहीं है, तो खाली वैक्यूम में तो कोई कुछ नहीं है जो हीट को रख लेगा अपने पास, क्योंकि कैसे रखेगा। हाँ हाँ सर। ये बात है कि रेडिएशन से भी लॉस होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि सरफेस अगर गर्म है रेजर्वॉयर का, तो ऐसा नहीं कि सारी हीट केवल रॉड के थ्रू ही जाएगी। यहाँ पे सरफेस जो गर्म है वो हवा में वेव्स भी डालता है, लेकिन वो अभी इग्नोर कर दो, और ये मान लो कि रॉड पे जो हीट चल रही है वो रॉड के सरफेस पे से बाहर रेडिएट नहीं होगी। हाँ सर। तो द ओनली वे फॉर इट टू गो इज इनटू द रॉड एंड टू द अदर ऑब्जेक्ट। हाँ, ये शुरू में जो हीट होगी थोड़ी सी वो रॉड रख लेगा और गर्म हो जाएगा अप्रोप्रिएटली, वो वाला पार्ट मैं बता रहा था। ठीक है सर। लेकिन एक बार रॉड उस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, तो उसके बाद फिर How has Source thing frozen? हाँ यस। यस। पावर कट है उस पे ही सर।
दिख रहा है अभी? Yes, sir. यस हाँ। तो फंडामेंटली जो है डिफरेंस ये है ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में कि ट्रांजिएंट स्टेट में टेम्परेचर्स, एक तो ये है कि टेम्परेचर्स ऑन रॉड आर स्टिल चेंजिंग। स्टेडी स्टेट में यह है कि Tx इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। देखो एक बात ये समझ लो कि फिजिक्स में दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है यूनिफॉर्म, एक वर्ड होता है कांस्टेंट। क्या ये दोनों का सेम मीनिंग होता है, कुछ डिफरेंस होता है इनमें? Difference होता है. डिफरेंट मीनिंग। यूनिफॉर्म मतलब चलता रहता है कांस्टेंट ओवर स्पेस, So uniform means same over the space and constant means same with सेम time. ओवर टाइम। यस करेक्ट। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मिटी होता है, यूनिफॉर्मिटी हैज टू डू विद स्पेस, कॉन्स्टेंसी हैज टू डू विद टाइम। यस जब कोई चीज हर जगह सेम होती है, हर जगह, तो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। और जब कोई चीज हर समय सेम होती है तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। अगर पूरी क्लास में सबके पास 100 रुपए हैं तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म, क्योंकि हर एक ओवर स्पेस, क्लास एक स्पेस में फैला हुआ चीज है। तो यहाँ पे इसके पास, उसके पास, इसके पास, उसके पास, इसके पास सेम पैसे हैं, 100 रुपए हैं सबका जेब में, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म मनी इन द क्लासरूम। अगर एक बंदे के पास हर दिन सेम पैसे होते हैं, आज भी 100 रुपए हैं, कल भी 100 रुपए हैं, परसों भी 100 रुपए हैं, तो बोलेंगे इसके पास पैसे कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्मिटी होती है सेमनेस ओवर स्पेस, कॉन्स्टेंसी होती है सेमनेस थ्रू टाइम। हमारा जो रॉड है उस पे जो टेम्परेचर्स हैं, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बोथ है, नीदर है? Constant. कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म भी है। इज So question repeat कर सकते. इन स्टेडी स्टेट, ये वाली स्टेट, क्या रॉड पे टेम्परेचर्स ऑन द रॉड इन डिफरेंट प्लेसेस, आर दे कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, बोथ, नीदर? Constant. Both है शायद. सर बोथ राइट। नहीं, ओनली कांस्टेंट, नॉट यूनिफॉर्म। यस देखो ये स्टेडी स्टेट है, सबका टेम्परेचर अलग अलग है, ये 99 पे, 98 पे, 97 पे, 96 पे, तो सब जगह पे टेम्परेचर अलग अलग है। लेकिन अब किसी का भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक स्टेडी स्टेट भी नहीं आया था, यानी जब तक ये प्रोसीजर ही चल रही थी, तब तक ना कांस्टेंट था ना यूनिफॉर्म था। तुम लोग समझे? Yes sir. तो Tx जो है, जस्ट बाय सेइंग कि वो Tx है, यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि x का फंक्शन है। तो बेसिकली कांस्टेंट है टेम्परेचर, बट यूनिफॉर्म नहीं है। ये बात समझ में आ गया सबको? ट्रांजिएंट स्टेट में ना कांस्टेंट है ना यूनिफॉर्म है, नीदर है। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो उस चीज से रिलेटेड है जो हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं। जो चीज हम पढ़ रहे हैं प्राइमरीली इस चैप्टर में, जो क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हीट करंट। अब ये तुम लोग पढ़ चुके हो, पिछले लेक्चर में डिफाइन हो चुका है, लेकिन मैं इसको एक बार फिर से क्विकली बता देता हूँ। हीट करंट जो होता है उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि अगर ये रॉड है और इसमें हीट चल रही है, तो किसी क्रॉस सेक्शन पे तुम जाओ, वहां खड़े हो जाओ और एक क्लॉक चालू कर दो। तो यूनिट टाइम में जितना हीट तुम्हारे सामने से गया होगा, इफ यू थिंक ऑफ हीट लाइक द फ्लो ऑफ वाटर, देन हाउ मच वाटर वेंट पास्ट यू इन सम यूनिट टाइम। यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम के स्केल पे डिपेंड करता है कि पर सेकंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है। अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है कि भाई गंगा नदी का फ्लो मेजर कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली पर मंथ भी हो सकता है। और अगर मेरा टैप में पानी देख रहे हैं तो पर सेकंड भी हो सकता है। वो तो पर यूनिट क्या है, वो तो टाइम प्रॉब्लम के टाइम स्केल पे डिपेंड करता है। लेकिन एक यूनिट टाइम में जितना हीट यहाँ से जाएगा उसको बोलते हैं हीट करंट। ठीक है? तो हीट करंट आई होता है, जिसकी डेफिनेशन वैसे तो ये है कि कितना हीट गया ओवर कितना टाइम। अगर तुमने देखा कि यहाँ से 5 सेकंड में 10 जूल चला गया तुम्हारे सामने से, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी 2 वॉट्स, इसका यूनिट है वॉट्स, जूल्स पर सेकंड, राइट?
लेकिन ज्यादा करेक्ट तरीका इसको लिखने का है dq/dt, क्योंकि जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि अगर पहले सेकंड में 10 जूल गया तो दूसरे सेकंड में भी 10 जूल जाता हो सकता है पहला सेकंड में 10 जूल गया, दूसरे में 7 गया, फिर तीसरे में 31 गया, तो वेरिएबल रेट भी हो सकती है। उस केस में ज्यादा करेक्ट डेफिनेशन होगी dq/dt, बट दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द हीट करंट, और इसका यूनिट है वॉट्स, जूल्स पर सेकंड। ठीक है, अब इसमें भी स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट में डिफरेंस है। मेन पॉइंट ये है कि स्टेडी स्टेट में जो करंट है इज बोथ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। इनफैक्ट ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, दिस यू कैन कॉल द डेफिनेशन ऑफ द स्टेडी स्टेट। ठीक है, करंट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों है। तो यूनिफॉर्म इसलिए है, कोई भी स्टेडी स्टेट का प्रॉब्लम तुम कर रहे हो, एक सेकंड, Sir, हाँ, sir, can you give one more example for uniform? यूनिफॉर्म का एग्जांपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नहीं वैसा नहीं एग्जांपल लो। वेलोसिटी इज नॉट अ ग्रेट एग्जांपल। यूनिफॉर्मिटी का स्पेस से कनेक्शन है। देखो यूनिफॉर्मिटी का एक और Or like एग्जांपल paint on a wall. कि अगर मान ले हाँ, एक सेकंड रुको, उधर से आते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल तुम ये ले सकते हो कि what would be a good example of uniform? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो स्पेस पे सेम रहती है, जैसे रॉड का ही कोई फीचर ले लो, या रॉड नहीं ले लो तो कोई रॉड ही ले लो। चलो मान लो एक रॉड है, ठीक है, रॉड का कोई डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब उसमें कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर ये रॉड का डेंसिटी हर जगह सेम है तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म रॉड है। लेकिन अगर ये रॉड जो है इसका डेंसिटी ऐसा है कि इधर कम है और इधर ज्यादा है, कुछ अलग टाइप का रॉड है कि भाई इधर से स्टार्ट होता है बीइंग थर्मोकोल रॉड और उधर जाते जाते टाइटेनियम का रॉड हो जाता है, कैसे किया पता नहीं मगर ऐसा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड इसलिए है क्योंकि इसमें जो डेंसिटी है वो x का फंक्शन नहीं है, x being the position on the rod, so this is not a function of x, it's some constant everywhere the same value। इसमें जो डेंसिटी है वो एक फंक्शन है x का, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो ये जो है यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है। कॉन्स्टेंसी का अलग गेम है। कॉन्स्टेंसी है कि अब टाइम चल रहा है तो उसके साथ क्या ये चीजें चेंज हो रही हैं या नहीं। अगर ये चीजें चेंज हो रही हैं, इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है तो वो नॉन कांस्टेंट है, और अगर डेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो कांस्टेंट है। तो कॉन्स्टेंसी तो टाइम रिलेटेड है, यूनिफॉर्मिटी स्पेस में सेमनेस है। अगर तुम हर जगह जाते हो और सेम वैल्यू पाते हो तो यूनिफॉर्म है। Yes, करंट का जहां तक मैं बात कर रहा हूं तो करंट का पॉइंट ये है, इशू ये है हीट करंट का, कि स्टेडी स्टेट में जब स्टेडी स्टेट आ गया होता है तो करंट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों हो गया होता है। देखो स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट तो सब हो गया होता है, क्योंकि स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कांस्टेंसी। टाइम के साथ जब चीजें चेंज होनी बंद हो जाती हैं तो उसे स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो कांस्टेंट तो सब कुछ हो चुका है, टेम्परेचर्स भी कांस्टेंट हो चुके हैं, हीट करंट भी कांस्टेंट हो चुका है। लेकिन while the temperatures are not uniform, स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर्स आर कांस्टेंट तो है ही, सब कुछ कांस्टेंट है, टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन स्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, कम। लेकिन जो हीट करंट है वो यूनिफॉर्म है, वो हर जगह सेम वैल्यू है। टेम्परेचर्स भी अगर मान लो यूनिफॉर्म हो जाते कि हर जगह सेम टेम्परेचर हो जाता तो हीट करंट तो जीरो ही हो जाता, क्योंकि अगर हीट जो है हॉटर से कोल्डर को जाती है तो अगर बाजू बाजू वालों का सेम टेम्परेचर हो गया है तो वो उसको हीट देगा ही नहीं, तो हीट करंट भी नहीं होगा। तो पहले तो हीट करंट होने के लिए ही टेम्परेचर डिफरेंसेस होने चाहिए,
तो इसलिए टेम्परेचर तो हर जगह सेम हो नहीं सकता हीट करंट अगर चाहिए तुम्हें। हीट के बारे में सोचने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि हीट को पानी के फ्लो की तरह देखना चाहिए और टेम्परेचर को हाइट की तरह देखना चाहिए। तो अगर तुम्हें पानी का फ्लो चाहिए तो पहले तो हाइट का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर सेम हाइट है सब जगह तो कोई फ्लो तो होगा नहीं इसमें पानी का। तो जब टेम्परेचर्स हर जगह अलग अलग हो गए हैं लेकिन जो पानी का फ्लो है वो सेम है। यहाँ पे भी अगर तुम खड़े हो जाते हो तो तुम्हारा बाल्टी 2 सेकंड में भर जाता है, और यहाँ पे भी खड़े हो जाते हो तो बाल्टी 2 सेकंड में भर जाता है, और ये तुम कहीं पर भी करो बाल्टी 2 सेकंड में भर जाता है। तो इसका मतलब हर जगह पानी का फ्लो जो है वो सेम है, इवन दो हाइट अलग अलग है, और वो होना भी चाहिए तभी फ्लो होगा। ये बात समझा सबको? यस सर। तो कीप इन माइंड स्टेडी स्टेट में जो है हर जगह करंट की वैल्यू सेम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम इसको एक्चुअली यूज करते हैं मैथमेटिकली इस फैक्ट को कि हीट करंट जो है वो अब यूनिफॉर्म हो चुका है। और वैसे बाय द वे हमारे पास हमारे सिलेबस में जो मैथमेटिकल पार्ट है वो केवल इसका है। हम ट्रांजिएंट केवल डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि उसमें क्या हो रहा होता है। इसका तुम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले सकते हो कि आई इज नीदर कांस्टेंट नॉर यूनिफॉर्म। सर एक डाउट है हाँ। सर, अगर वो हाइट सेम नहीं है, अगर एक का हाइट ज्यादा है एक का डिफरेंस कम है, तो सर हाउ विल इट टेक द सेम टाइम फॉर द वाटर टू फ्लो बिटवीन दोस टू पाथ्स? हाँ वही मैं बताने वाला हूँ तुम्हें भी कि कैसे होगा वो, कि अगर सेम डिफरेंस नहीं है हाइट का तो कैसे हो सकता है। ये हो सकता है पहले, लेकिन ये बात समझो कि अगर स्टेडी स्टेट है तो क्यों जरूरी है कि करंट यूनिफॉर्म होगा, क्यों जरूरी है कि हर जगह करंट सेम होगा। वो इसलिए जरूरी है, और ये हर तरह के रॉड के लिए ट्रू है। देखो रॉड का शेप साइज, मान लो रॉड जो है ऐसा है, और मान लो तुम एक क्रॉस सेक्शन पकड़ते हो जो x इक्वल टू एक्स पे लोकेटेड है, x इक्वल टू 0 कहीं होगा रॉड का एंड, तो ये क्रॉस सेक्शन है x इक्वल टू एक्स पे। एक उसके बाजू में क्रॉस सेक्शन है जो उससे dx आगे है, तो x प्लस dx पे लोकेटेड है, ये विड्थ dx है। तुम रॉड का वो मटेरियल कंसिडर करो जो इन दोनों क्रॉस सेक्शंस के बीच में आता है। अभी हमारे डिस्कशन के लिए ये हमारा सिस्टम है जो इधर मटेरियल है। वैसे तो पूरा रॉड सॉलिड है लेकिन अभी हम केवल इस रीजन की बात कर रहे हैं। इधर जो हीट करंट है उसकी वैल्यू है I एट x, इधर जो हीट करंट है उसकी वैल्यू है I एट x प्लस dx, है ना। अगर ऐसा हुआ कि I एट x प्लस dx के बराबर नहीं हुआ मान लो, तो या तो उससे ज्यादा होगा या कम होगा, दो ही तो ऑप्शन है, या तो इक्वल है दो चीजें, या फिर ये इससे ज्यादा है या इससे कम है। अगर मान लो इक्वल नहीं है तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टेडी स्टेट की कंडीशन वायलेट हो जाएगी। कैसे? मान लो Ix जो है वो ज्यादा है और Ix प्लस dx कम है। इधर से आया 20 जूल लेकिन उधर से निकला 10 जूल, तो बाकी 10 जूल किधर गया? इस रीजन ने रख लिया अपने पास। लेकिन अगर ये रीजन अपने पास हीट रख लेगा तो ये गर्म हो जाएगा, और अगर ये गर्म हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये स्टेडी स्टेट नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में किसी का भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है। तुम लोग ये लाइन ऑफ रीजनिंग समझा? हाँ सर। यस तो सर। लेकिन अगर हीट करंट चेंज हो रहा है तो ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि एक ज्यादा टाइम ले रहा है ये कंडक्ट करने के लिए और एक थोड़ा कम टाइम ले रहा है। नहीं, ये कंटिन्यूअस कंडक्शन की प्रॉब्लम है। हम जो सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये नहीं हो रहा है कि अभी हीट चलना ही चालू हुआ है तो अब चलेगा, तो हम उसकी रेस टाइप लगा रहे हैं कि कितना देर में पहुंचेगा। ऑलरेडी एक फ्लो इस्टेब्लिश्ड है। अब या तो फ्लो ज्यादा वॉल्यूम का फ्लो है या कम वॉल्यूम का फ्लो है, लेकिन एक कंटिन्यूअस फ्लो है। तो उसमें ऑब्वियसली अगर फ्लो में बीच में सोचने वाली बात है कि अगर तुम एक मान लो एक कमरा है, ठीक है, और एक पानी का पाइप इसमें अंदर आ रहा है और एक पानी का पाइप बाहर जा रहा है। कोई यहाँ पे खड़े होकर देखता है तो वो देखता है कि हर सेकंड में 20 लीटर अंदर जा रही है, और यहाँ से खड़े होकर दूसरा बंदा देखता है कि हर सेकंड में 10 लीटर बाहर निकल रही है। तो उसको यही तो कंक्लूड करना पड़ेगा कि बीच में 10 लीटर कमरे के अंदर रख लिया जा रहा है, राइट। तो अगर फिर इसका मतलब ये स्टोर ऑफ पानी हो गया। लेकिन ऑब्वियसली ये पानी का अगर स्टोर है तो पानी अगर इसमें, और ये कंटिन्यूस फ्लो है ना, ये 20 लीटर वन टाइम अफेयर नहीं है, 20 लीटर पर सेकंड आए जा रहा है 10 लीटर पर सेकंड जा रहा है, तो 10 लीटर हर सेकंड में आ रहा है जो जमा हो रहा है कमरे के अंदर। तो इसका कुछ ना कुछ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन तो दिखेगा ना। कमरा इनफाइनाइट साइज का तो नहीं होगा, कभी ना कभी तो कमरे में से पानी लीक होने लगेगा। तो देन वी विल नो कि स्टेडी स्टेट नहीं है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में चीजें जैसी
स्टेडी स्टेट का फंडामेंटल मीनिंग ये है कि जब तुम उसको देखते हो तो तुम टाइम को जज नहीं कर सकते हो। तुम अगर मान लो स्टेडी स्टेट में कुछ हो रहा है, तुम देख रहे हो उसको, तुम चले गए, तुम खाना वाना खाने चले गए, वॉक करने चले गए, पार्टी करके आ गए, वापस आके अगर तुम उसको देखो तो वो वैसा ही दिखेगा चीज होता हुआ जैसा तब दिखता था। अगर वहां पे कुछ डिफरेंट दिख रहा है तो इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट नहीं था। तुम ये बात समझ रहे हो तुम लोग? Yes, sir. सर तो Yes, आप sir. बोल रहे हो कि सर हाँ। ये केस में आप बोल रहे हो कि अभी सपोज ये 100 लीटर का वो जो स्टोरेज रूम है हाँ सर, वो मतलब भर गया 100 लीटर्स, बाद में तो हाँ वो 20 लीटर्स छोड़ेगा, तो सर वो स्टेडी स्टेट है ना, मतलब 20 हाँ, लीटर। कोई ना कोई स्टेडी स्टेट इस सिचुएशन को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। नेचर विल हैव टू फाइंड अ वे इन विच थिंग्स विल इवेंचुअली अराइव एट सम स्टेडी स्टेट, जिसमें फिर कंटिन्यूअसली कुछ चल रहा होगा लेकिन कुछ टाइम के साथ बदलता हुआ नहीं दिख रहा होगा। और तो रूम फुल हो जाएगा फिर वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा ना। अब रूम फुल हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, सवाल ये पैदा होता है। हो सकता है कि वो इतना पानी भर जाए कि अब वो इस पानी के फ्लो को स्लो कर दे, क्योंकि 20 लीटर पर सेकंड जो आ रहा है उसको फिर आने नहीं देगा वो अंदर। जब रूम ज्यादा भर जाएगा तो इसको अंदर नहीं, तो इसको स्लो डाउन कर जाएगा। वो स्लो डाउन इफेक्ट पीछे तक प्रोपोगेट हो जाएगी और इसको पुश आउट कर जाएगा तो इसको बढ़ा देगा। तो एट सम पॉइंट मे बी इसको स्लो डाउन करके 15 कर देगा, इसको बढ़ा के 15 कर देगा, सो दैट इट विल लेवल ऑफ, सो दैट रूम में पानी फिक्स अमाउंट में भरा रहेगा लेकिन 15 आता होगा और 15 जाता होगा। तो तुम कहोगे हाँ स्टेडी स्टेट हो गई, क्योंकि वो सिचुएशन सस्टेनेबल है और हमेशा रहेगी। हाँ लेकिन ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं। सिमिलरली मैं ये पे कह रहा हूँ, वही सेम रीजनिंग है कि अगर दोनों करंट, जो करंट इसमें एंट्री मार रहा है और जो करंट एग्जिट कर रहा है, अगर वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अगर आता हुआ करंट जाता हुआ करंट से ज्यादा है तो कुछ हीट वो रीजन में रह जा रही है, इससे वो गर्म हो रहा रहेगा। और अगर आता हुआ करंट जाता हुआ करंट से कम है, यानी 10 जूल आया और 20 जूल गया, तो 20 जूल कैसे हो गया 10 जूल का? क्योंकि ये रीजन ने अपना कुछ 10 जूल और डाल दिया उस फ्लो में, तो फिर ये ठंडा हो रहा रहेगा इसकी हीट अगर जा रही है तो। दोनों ही केस में इस रीजन का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा रहेगा, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्टेडी स्टेट है। तो देयरफॉर बाय कॉन्ट्रडिक्शन इन स्टेडी स्टेट, यानी अगर ये हो रहा है, देन टेम्परेचर ऑफ शेडेड रीजन will not be constant, implies steady state violated. तो therefore conclusion यही है कि in steady state I at x has to be equals to I at x plus dx। कैसे हुआ वो नेचर को हैंडल करना है, वो उसका सर दर्द है। लेकिन अगर स्टेडी स्टेट है तो ये जरूरी है। और द मोमेंट यू से कि कोई x पे और x प्लस dx पे सेम वैल्यू है तो वो हर जगह सेम हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि यही रीजनिंग तुम इसके अगले dx पे भी लगा सकते हो, और ये जो करंट है जो इसके लिए एग्जिट है वो अगले वाले dx के लिए एंट्री हो जाएगा, और उस पे भी यही रीजनिंग के हिसाब से उसके राइट पे निकलता हुआ करंट इसके बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों इक्वल हो गए। समझे तुम लोग? Yes, sir. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पूरी रॉड में हर जगह करंट जो है बेसिकली x का फंक्शन नहीं रहा। फिर अगर द मोमेंट यू से दैट fx इज इक्वल टू fx plus dx, ये मैथमेटिकल फैक्ट है। The moment you say that the value of a function at x is the same as its value at x plus dx is equivalent to saying f is a constant function. F has the same value everywhere. Only then can this condition be met at every x. तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई i हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x से कोई कनेक्शन नहीं है, हर जगह सेम वैल्यू, दैट इज i इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है टू अंडरस्टैंड अबाउट करंट इन स्टेडी स्टेट। This is in fact you could say the definition of steady state. The moment current becomes independent of x, becomes uniform, you can say that the steady state has arrived. ठीक है, ये फैक्ट जो है हम यूज करते हैं मैथमेटिकली। अब जो हीट करंट की इक्वेशन है जो बताता है फॉर्मूला जो है उसको बोलते हैं रेट लॉ। और रेट लॉ तो हम लोगों को पढ़ाया गया है। रेट लॉ बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई एल। डेल्टा टी क्या है? दोनों एंड्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। एल क्या है? उसके अलोंग लेंथ। ए क्या है? जो सामने से क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, जो हीट को दिखेगा।
अगर तुम हीट की तरह जा रहे हो तो जो क्रॉस सेक्शन तुम्हें सामने से दिखाई देगा, जिसको फोड़ फोड़ के तुम जा रहे होगे, वो ये वाला ए है। एल क्या है? वो पूरा लेंथ जो तुम्हें हॉटर से कोल्डर तक ट्रैवल करना है, वो नीचे। और के जो है थर्मल कंडक्टिविटी है, जो कि मटेरियल ऑफ द रॉड पे डिपेंड करता है कि सिल्वर के लिए अलग है, गोल्ड के लिए अलग है, सबके लिए अलग है। ये तुम्हारा फंडामेंटल लॉ है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, रेट लॉ है ये। तो पहले हम इसको एक क्विक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके बेसिस पे, और इसकी डेफिनेशन क्या थी याद रखो, डी क्यू बाई डी टी, विच अगर करंट यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। माइनस साइन यहाँ पे केवल ये बताता है कि हीट का करंट का फ्लो इज ऑपोजिट टू डेल्टा टी का डायरेक्शन। डेल्टा टी का डायरेक्शन का मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव कौन से डायरेक्शन में होता है? अगर ये कोल्ड है और ये हॉट है तो तुम किस डायरेक्शन में चलो कि डेल्टा टी पॉजिटिव मिले? Cold to hot. Cold to hot, right to left. राइट टू लेफ्ट जाओगे तभी डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर तुम कोल्ड से हॉट जाओगे तो तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से बड़ा होगा, तो डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा टी पॉजिटिव, तो माइनस साइन का मतलब कि करंट उसका उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब गोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। सो द माइनस साइन इज बेसिकली द मैथमेटिकल वे ऑफ सेइंग हीट गोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ठीक है। तो माइनस साइन यूजुअली हम यूज नहीं करते हैं, वो केवल डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन हमें प्रॉब्लम से समझ में आई जाती है कि भाई गर्म से ठंडे पे जा रहा है, तो मोस्टली हम माइनस साइन को स्किप कर देते हैं और हम आई के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी होता है। याद रखना ए जो है वो एरिया है जो हीट फ्लो के नॉर्मल है। हीट फ्लो अगर ऐसे हो रही है तो उसके जो परपेंडिकुलर एरिया है हीट के फ्लो के, उसको बोलते हैं ए, वो वाला ए लेना होता है। और एल जो है वो वाली लेंथ है जो हीट के अलोंग है। करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें जितनी लेंथ उसको ट्रैवल करनी है फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड, वो चीज को एल बोलते हैं। और इसको अगर ऐसे देखोगे तो जो एरिया दिखाई दे रहा होता है सामने, इफ यू आर गोइंग विद हीट, वो वाला जो एरिया दिख रहा होता है उसको बोलते हैं, वो वाला ए यहाँ लेना होता है। तो बेस्ड ऑन दिस तुम लोग पहले ये प्रॉब्लम कर लो एक क्विकली। सर आप इसका प्रूफ के कुछ बता सकते हो क्या? नहीं, इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं है इसका। फिजिकल लॉज, बहुत सारे फिजिकल लॉज का एक्चुअली किसी भी फिजिकल लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, प्रूफ केवल मैथमेटिकल लॉज का होता है। फिजिकल प्रूफ के फिजिकल लॉज के लिए बेसिकली जस्टिफिकेशन होती है, मतलब कि एविडेंस होता है कि अगर मैं ये प्रॉपर्टीज को इस वैल्यू पे रख के और ये लेके करूँ तो क्या ये वैल्यू आती है बाय एक्सपेरिमेंट। अगर आती है तो ये लॉ करेक्ट है, अगर नहीं आ रही है तो इसको करेक्ट करो टिल इट मैचेस विद दैट, राइट। So there is no proof for it, there is only valid experimental verification for it. लेकिन ये तो तुम गेस कर ही सकते हो ना, चलो इतना तो इंट्यूटिवली ये कर सकते हो, तुम खुद ही सोचो। और इस तरीके से बहुत सारे फिजिकल लॉज हम बनाते भी हैं कि प्रॉब्लम में जो या सिचुएशन में जो जो पैरामीटर्स होते हैं, जो जो हमें लगता है कि रेलिवेंट चीजें हैं जो कंट्रोल करते होंगे। मान लो हमको पता नहीं है कि लॉ क्या है, मगर हम इंटरेस्टेड है उसको फाइंड करने में कि भाई कितना हीट जाता है हर सेकेंड इस सिचुएशन में जिसमें एक रॉड लगी हुई है जिसका लंबाई एल है, जिसका एरिया ए है, और जो दो टेम्परेचर्स जो जिसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी है। तो ये तीन फीचर है मेरे पास, तीन पैरामीटर है, टेम्परेचर डिफरेंस, लेंथ ऑफ द रॉड, एरिया ऑफ द रॉड। तो मैं गेस कर सकता हूँ कि जो हीट करंट है वो इन तीनों के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे वन बाय वन अगर तुम सोचो कि डू यू एक्सपेक्ट द हीट करंट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। रॉड लिया तुमने, अगर 100 और 0 के बीच में लगाया तो जितना हीट जा रहा है वो अलग अमाउंट है, और 1 और 0 के बीच में लगाया तो कम हीट जाता होगा, सीधी बात है। तो डेल्टा टी न्यूमरेटर में होना चाहिए। रॉड का एरिया जो है उसमें भी न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये तुम कैसे कह सकते हो कि अगर मान लो तुमने 100 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में एक रॉड लगाया तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जाता होगा। अगर तुमने 2 रॉड लगा दिए बाजू बाजू में तो उसका ट्वाइस अमाउंट ऑफ हीट जाता होगा, क्योंकि 2 रॉड लगे हुए हैं। हाँ सर। लेकिन 2 रॉड सॉरी 2 रॉड ऐसे लगे होने का मतलब इज द सेम एज एक रॉड ऑफ डबल द एरिया। Yes, sir. तो एरिया डबल करने से हीट डबल हो रही है, इसका मतलब एरिया भी न्यूमरेटर में आता होगा, लेंथ डिनोमिनेटर में आता होगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के। यहाँ तक तो हम गेस मार रहे थे कि किसके साथ डायरेक्टली। हाँ सर। ये जो मेथड है इसकी लिमिटेशन ये है कि तुम इसमें पावर गेस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये कोई गेस नहीं कर सकता है कि डेल्टा टी स्क्वायर आता है कि क्यूब आता है कि 1 पावर आती है।
वो फिर एक्सपेरिमेंट से देखना पड़ता है कि नहीं डेल्टा टी में लीनियर ही है। लेकिन ये सब हम ऐसे गेस कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करो तुम इस प्रॉब्लम पे क्विकली कि लेट्स से मेरे पास जो है दो ब्रिक है किसी मटेरियल के, जिनको मैंने ऐसे लगाया पहले, वन आफ्टर दी अदर, और ये वाला पूरा जो है मैंने रखा 100 डिग्री पे और उधर वाला रखा 0 डिग्री पे। तो इस सेटअप में Q amount of heat is found to be conducted in 9 seconds. तो अगर इन्हीं दो ब्रिक्स को मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में लगा देता हूं सो दैट अब ये पूरा चीज 100 पे है और उधर से पूरा चीज 0 पे है, तो देन Q amount of heat, the same Q amount of heat, less than 9 seconds. हाँ तुम्हें फाइंड करना है एग्जैक्टली हाउ मेनी सेकंड। सर 4.5। हाँ 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 सर। सर 4.5 होगा ना। कैसे हुआ 4.5? नहीं नहीं वो नहीं तो होगा, हमारा एरिया area बढ़ है गया ना, करके देखो, डबल हो गया। करके देखो, एरिया नहीं बढ़ नहीं गया, नहीं नहीं वैसे देख नहीं लो होगा। ठीक से, जल्दी में मत बताओ, आंसर्स लिख देना चैट पे, होस्ट पे भेज देना, अनलेस आई एम को नहीं, को होस्ट पे भेजना आंसर। अनय करेक्ट है, कैरव करेक्ट है, खुशी गलत है, ऋषिका गलत है, गोपाल गलत है, आर्यमान करेक्ट है, ध्रुव करेक्ट है, निश्चित गलत है, दीपक करेक्ट है, नचिकेत करेक्ट नहीं है। सर आप चेक कर सकते हो। एक सेकंड, सिद्धार्थ के नहीं करेक्ट है, प्रणय के गलत है, नील केडिया करेक्ट है, निशित करेक्ट है, कृति बंसल करेक्ट है, जुबान गलत है, गोपाल करेक्ट है, हुसैन करेक्ट है, स्वरा करेक्ट है, ध्रुविल गलत है, नचिकेत गलत है, खुशी करेक्ट है, आदित्य प्रचंड करेक्ट है, हर्षवर्धन गलत है, प्रेक्षा करेक्ट है, राधा करेक्ट है, आगम करेक्ट है, गौरव गलत है, कृतिका दुबे करेक्ट है, साम्या करेक्ट है, शिवांश शंकर गलत है,
प्रथम टंडन करेक्ट है, दिव्यांश गलत है, जोवान करेक्ट है, श्लोक करेक्ट है, गार्गी करेक्ट है। तो ये फंडा है ना, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। साहिल गलत है। सर कर दो। ठीक है। सर हाँ सर जो रे ऑप्टिक्स का हमारा TWT हुआ था, आपके पास उसके क्वेश्चन पेपर की PDF है क्या? नहीं मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ। सर आपको मिलेगी तो आप भेज दोगे क्या? हाँ ठीक है। साहिल सर करेक्ट आंसर है, उसके अंशु दो करेक्ट डाउट्स आंसर। है सर, आप ले सकते हैं एंड ऑफ द क्लास, एक दो ही डाउट है। हाँ ठीक है, कर लेंगे। तो इसमें जो है बेसिकली डायरेक्ट सा प्रॉब्लम है ये। तुम्हें पता है कि हीट करंट जो है, देखो हीट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। क्योंकि सेम ही ब्रिक्स हैं, सेम कंडक्टिविटी है, तो वो सब रेलेवेंट नहीं है। सेम टेम्परेचर डिफरेंस भी है। इस सेटअप में अगर माने कि इनका जो फ्रंट एरिया है वो ए है और एक ब्रिक का लेंथ एल है, तो पहला कंडीशन में जो हीट करंट है उसमें एरिया ए है और लेंथ 2l है, बराबर। और ये जो है टोटल क्यू हीट लेता है 9 सेकेंड्स में। दूसरा केस का हीट करंट जो है उसमें एरिया डबल हो गया है, क्योंकि दोनों ब्रिक्स को ऐसा रख दिया है, तो सामने से जो एरिया दिख रहा है वो डबल हो गया है, लेकिन लेंथ एल ही रह गया है। तो ये कितना हीट लेगा? ये उतना ही हीट लेगा, कितना सेकंड में? बस डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा टी जो है 9/4 सेकेंड्स, यानी कि 2.25 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, समझा? यस सर। यस सर। तो एरिया और लेंथ का ये इफेक्ट होता है हीट ट्रांसफर पे। जनरली स्पीकिंग व्हाट दिस शोज यू इज दैट हीट करंट लव्स वाइड शॉर्ट कंडक्टर्स and it doesn't like thin long conductors. Less heat will be able to go through a conductor which is long and thin. More heat will be going in a conductor which is short and wide. That's generally the idea behind it. तो एक तो ये चीज हो गया। ये बाय द वे किसी इसमें पेपर में था, आईटी के एडवांस के पेपर में, सम इयर्स बैक। अब हीट करंट जो है वैसे तो ये है टेक्निकली, लेकिन क्या होता है कि एक टाइप का सिचुएशन ये होता है कि अगर हमारा रॉड या ब्रिक या जो भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो होमोजेनस नहीं है, मान लो होमोजेनस नहीं है मतलब उसकी प्रॉपर्टीज नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें कोई प्रॉपर्टी है जो वेरी कर रही है, मान लो उसकी कंडक्टिविटी वेरी कर रही है। तो अगर हमारा सिचुएशन नॉन होमोजेनस है
ठीक है। नॉन होमोजेनस कंडक्टर किस तरीके से हो सकता है? फंडामेंटली दो तरीके से हो सकता है। या तो उसकी, देखो लॉ क्या है, के ए डेल्टा टी बाई एल, तो या तो उसकी कंडक्टिविटी वेरी कर रही हो सकती है या उसका एरिया वेरी कर रहा हो सकता है, मतलब अलोंग द हीट ट्रांसफर प्रोसेस। कैसे? नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी ऐसे हो सकती है कि भाई रॉड है तो एरिया में तो यूनिफॉर्म है, सब जगह सेम एरिया है क्रॉस सेक्शन का, लेकिन इट बिकम्स मोर कंडक्टिंग टू द राइट और लेस कंडक्टिंग टू द राइट। ये समझ रहे हो? ये एक सिचुएशन हो सकती है कि इसका जो कंडक्टिविटी है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म, नॉन होमोजेनस रॉड हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म एरिया भी हो सकता है, कंडक्टिविटी मान लो सेम हो, इन एरिया हो कि ऐसा रॉड हो, इधर लगा है हॉट इधर लगा है कोल्ड, तो जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का, जो हीट के फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया है, वो आगे जाते जाते बढ़ता जा रहा है। सो दैट्स अनदर काइंड ऑफ अ नॉन होमोजेनस कंडक्टर। तो जब हमारा नॉन होमोजेनस कंडक्टर होता है, या तो उसकी कंडक्टिविटी वेरी कर रही है या उसका एरिया वेरी कर रहा है, तो फिर हम ये वर्जन ऑफ द लॉ नहीं लिख सकते। ये वर्जन ऑफ द लॉ तभी वैलिड है जब K and A आर बोथ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम थ्रू आउट द रॉड। लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी वेरिएबल है या दोनों ही वेरिएबल है, तो देन डिफरेंशिएट। करेक्ट, फॉर नॉन होमोजेनस कंडक्टर the rate law becomes of the differential form minus Ka dt by dx। ज्यादा जनरल यही है। इन द स्पेशल केस की Ka यूनिफॉर्म है तो dt by dx फिर डेल्टा टी बाई एल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका जनरल वर्जन है। अब इसको यूज करके हम नॉन होमोजेनस सिचुएशन भी हैंडल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक ले लो, मैं तुम लोग को सेटअप कर देता हूँ एज अ प्रॉब्लम, तुम लोग फिर इसको डिसाइड करोगे कैसे करना है। मान लो एक रॉड है जिसमें इधर जो है 100 का रिजर्वर लगा हुआ है, इधर 0 का रिजर्वर लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो कंडक्टिविटी है वो वेरिएबल है। ठीक है, द रॉड बिकम्स मोर कंडक्टिंग टू द राइट। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो फंक्शन ऑफ एक्स है एंड इट इज गिवन बाय 100 1 प्लस एक्स बाय एल। ठीक है, एक्स कहाँ से मेजर हो रहा है? ये एंड एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसे करके एक्स मेजर हो रहा है, तो इस जगह पे जो कंडक्टिविटी है वो ये फंक्शन से मिलती है। अप्रोप्रिएट एक्स डालोगे तो एल रॉड का लेंथ है। ठीक है, तो एल भी ले लो, एल मान लो है रॉड है टोटल 2 मीटर लंबा। ठीक है, रॉड क्रॉस सेक्शन भी ले लो, मान लो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, बराबर। अब हमें इसमें जो है हीट करंट फाइंड करना है रॉड में। पहले मुझे ये बताओ कि क्या इस रॉड में हीट करंट यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? क्या इसमें हीट करंट सब जगह सेम होगा या अलग अलग? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। नहीं, भले ही तुम्हारा रॉड खुद नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे उसकी कंडक्टिविटी भी वेरी कर रही हो, चाहे उसका एरिया भी, तुम ले लो सबसे गंदा रॉड कि ना उसका एरिया यूनिफॉर्म है ना उसकी ये रॉड है। ठीक है, हो सकता है ऐसा रॉड, और उसकी कंडक्टिविटी भी कुछ नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे ज्यादा कंडक्टिंग है कहीं पे कम कंडक्टिंग है, तो भी इसमें ये रीजनिंग वैलिड है कि अगर x पे क्रॉस सेक्शन ले और अगर dx पे क्रॉस x प्लस dx पे क्रॉस सेक्शन ले, तो जितना करंट यहाँ घुस रहा होगा उतना ऐसे निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो अंदर का रीजन है या तो गर्म हो रहा होगा या ठंडा हो रहा होगा, जो स्टेडी स्टेट में अलाउड नहीं है। तुम लोग समझे बात? So we are talking with respect to steady state, no? हाँ हाँ बिल्कुल, हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब हमारा सिलेबस ही स्टेडी स्टेट कंडक्शन है। तो देयरफॉर इवन इफ द रॉड हैज प्रॉपर्टीज दैट आर नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी मान लो नॉन यूनिफॉर्म है या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, रिगार्डलेस it is still always true that the current
in steady state is uniform. कैसे हो पा रहा है वो कि भाई रॉड यहाँ पे ज्यादा कंडक्टिंग है, यहाँ पे यही जो क्वेश्चन ये शायद पहले पूछ रहा था गोपाल, कहीं पे ज्यादा कंडक्टिंग है, कहीं पे कंडक्टिंग है, कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है। हमने देखा कि ये सब चीजें करंट को अफेक्ट करती हैं। करंट को अच्छा लगता है अगर वाइड रॉड होगा, करंट को गंदा लगता है अगर नैरो रॉड होगा, करंट को अच्छा लगता है अगर कंडक्टिंग रॉड होगा, सिल्वर का रॉड है, और लकड़ी का है तो खराब लगता है। अब मान लो तुम एक दुनिया का सबसे गंदा रॉड है जिसमें एरिया भी कहीं कम है कहीं ज्यादा है, मटीरियल भी कहीं सिल्वर है कहीं लकड़ी है, लेकिन even though it might sound strange or unbelievable, it is still true that no matter where you stand in this rod, you will always find the same joules of heat going across per second. कैसे होगा वो नेचर का प्रॉब्लम है कि कैसे एडजस्ट करना है आगे पीछे की, जहां ज्यादा कंडक्टिंग है वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कैसे डालना है, जहां टेम्परेचर का प्रोफाइल चेंज होगा इस तरीके से कि ज्यादा कंडक्टिंग कम कंडक्टिंग, ज्यादा एरिया कम एरिया, सब नॉर्मलाइज हो जाए सो दैट अंदर में जो फ्लो है वो हमेशा हर जगह पे सेम वैल्यू होगा। ये खुद से ही नेचर तो मान लो कि एक रास्ता है, लोग चल रहे हैं, क्राउड, ठीक है, कहीं पे रास्ता नैरो हो जाता है, कहीं वाइड हो जाता है, कहीं पे जो है कीचड़ है, कहीं पे स्लिपरी है, तो चलने के हिसाब से कंडीशंस जो है वेरिएबल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ विड्थ एंड इन टर्म्स ऑफ द ट्रैक्शन ऑन द फ्लोर। लेकिन इफ गिवन अ लॉन्ग एनफ टाइम, इट वुड बी ट्रू दैट एक अगर तुमने एक कर्टेन यहां लगा दी और एक कर्टेन यहां लगा दी है, तो जितने लोग इस कर्टेन में से अंदर घुस रहे होंगे पर सेकंड उतने ही बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि रूम में जमा हो रहे हैं अंदर वो इनफाइनाइट टाइम तक। ना ऐसा हो सकता है कि ज्यादा लोग निकल रहे हैं कम लोग घुस रहे थे पर सेकंड, तो अंदर से लोग पैदा होकर तो नहीं निकल रहे होंगे। अब वो कैसे होगा कि भाई जहां पे नैरो है वहां से लोग कैसे ज्यादा जाते हैं या फास्ट जाते हैं, और जहां पे स्लिपरी है वहां स्लो जाते हैं, तेज जाते हैं, वो तो ओवरऑल सिस्टम कर ही लेगा एडजस्ट। उसी तक पहुंचने में स्टेडी स्टेट लगती है कि पहले ट्रांजिएंट होती है, जब तुम चालू करते हो सिस्टम को तो पहले उसको समझता नहीं है कि कहाँ कम कहाँ ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे एडजस्ट करता है वो पूरा टिल इट फाइंड्स दैट स्टेडी स्टेट वेयर नाउ यू हैव अ नाइस फ्लो regardless of what the conditions might be, the flow is everywhere the same. That is when we say that it is steady state. तो इसमें भी ट्रू है कि इसका इवन दो कंडक्टिविटी वेरिएबल है लेकिन इसमें करंट हर जगह सेम है, इसीलिए करंट जो है उसकी एक यूनिक वैल्यू है जो तुम फाइंड कर सकते हो। वरना अगर इसमें करंट ही अलग अलग होता हर जगह तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता? विच हीट करंट वुड आई कांट सिंपली से फाइंड द हीट करंट। अगर करंट हर जगह अलग अलग है तो आई वुड हैव टू से फाइंड द करंट एट हाफ, फाइंड द करंट एट L by 3. If I'm saying find the heat current, then automatically that means there is only one heat current. Whether you measure it here or here or here or here, it is one unique value. That is the value you have to find. तो अब तुम क्या करोगे, तुम लोग ट्राई कर लो ये वाला तो वर्जन यूज। फॉर्मूला एक बार वापस दिखा सकते हो? हाँ ये रहा, इसलिए मैं इसको इधर ला रहा था। ये वाला वर्जन तुम्हें यूज करना है इस इक्वेशन का। लेकिन ये ध्यान रखना कि थैंक्स टू इट बीइंग स्टेडी स्टेट, I is uniform, meaning it is not a function of x. It is not dependent on where you are. Since it is not a function of x, when you take the dx here and integrate, I will be outside the integral. That's the nice thing. So I is like a number. It can be outside the integral. You don't have to worry about it. K and A are anyway, whatever they are. I will also be a number. So you can take I outside. तो लोग समझ गए? कर लो ट्राई इसको क्विकली। बताता हूँ एक मिनट।
सर आप एक बार चेक कर सकते हो। हाँ सर प्लीज। आदित्य, गोपाल, कैरव, दीपक, लेट मी सॉल्व दिस फॉर माई सेल्फ। मैं वेरीफाई करता हूँ तुम लोग का। लॉन के वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करने हैं। लॉन आ रहा है तो लॉन में आंसर बता दो, सब्स्टिट्यूट मत करो। और सर एक डाउट था सर, वो डिग्री सेल्सियस को जब इंटीग्रेट कर रहे हो, डू वी राइट इट इन केल्विन और सेल्सियस ओनली? नहीं, सेम थिंग। बेसिकली क्या है कि dt जो है वो डेल्टा t का डिफरेंशियल वर्जन है ना। यस सर। और डेल्टा t जो है वो दो टेम्परेचर्स का डिफरेंस है, तो हाँ सर, सेल्सियस सेम आएगा माय है ना, बैड। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। आंसर चेक कर सकते हो। हाँ एक सेकंड रुक जा, सॉल्व कर लेता हूँ मैं खुद। क्या दिया है मैंने? 100। सिद्धार्थ करेक्ट है, ध्रुव करेक्ट नहीं है, दीपक हाफ से मल्टीप्लाई और होना चाहिए, श्लोक 9 नहीं आएगा उधर, कैरव अंदर 100 का फैक्टर ज्यादा है, गोपाल ठीक है, आदित्य एक्स्ट्रा 2 से डिवाइड हो गया, मतलब एक और 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि अंदर 4 है तेरा। रोहन करेक्ट आंसर है, जुबान गलत है, हुसैन करेक्ट आंसर है। So the answer is in terms of ln, right? हाँ Yes sir, भेजा। आर्यमान करेक्ट है, निश्चित करेक्ट है, श्लोक 9 नहीं होगा उधर, या 2 लिखना चाह रहे हो तुम, प्रेक्षा करेक्ट है, आदित्य प्रेजेंट करेक्ट है।
श्लोक 3 नहीं करेक्ट है, 2 आना चाहिए उधर। कैरव करेक्ट आंसर है। सर मैंने आपको भेजा था। हम्म। राधा मयूरी करेक्ट आंसर है। ध्रुविल गलत है। दिव्यांश करेक्ट है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर। तो इसमें जो है हर्षवर्धन 2 का फैक्टर ज्यादा आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि डायरेक्टली बस लिखना है इसको, i इक्वल्स टू माइनस k क्या दिया है 100 1 प्लस एक्स बाई एल 2, एरिया क्या दिया है 1, ठीक है। आगे क्या है dt बाई dx। तो अब dx इधर ले लो और x का पूरा फंक्शन उसके साथ जाएगा इंटीग्रेट करने के लिए, और इधर तुम्हारे पास -100 dt रह जाएगा। और अब जब तुम इंटीग्रेशन साइन लगाओगे तो ये i बाहर रहेगा लाइक अ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की, और स्टेडी स्टेट में i जो है x का फंक्शन नहीं होता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देयरफॉर इट इज ऑलवेज आउटसाइड द इंटीग्रल, व्हिच इज अ नाइस थिंग, बिकॉज क्योंकि अगर वो x का फंक्शन होता, अंदर होता, और फिर वो इसके साथ इंटीग्रेट होता, तो पता होना चाहिए कि वो क्या फंक्शन है। थैंकफुली वो सब पंगा ही नहीं, i इज अ कांस्टेंट। अब जब तुम लिमिट्स लगाते हो तो तुम्हें 2 बाउंड्री कंडीशंस पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे x की लिमिट लग रही है, ये x का डिफरेंशियल है इधर, तो x की लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। Yes, और sir. ये 0 to 2. करेक्ट, ये t का डिफरेंशियल है, तो यहाँ पे टेम्परेचर की 2 लिमिट लगेंगी। तो बेसिकली दीज मैथमेटिक्स में जिसको लिमिट्स कहते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिजिक्स में उसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी 2x पे कॉरेस्पॉन्डिंग 2t पता है। हाँ पता है, x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर 100 है, x इक्वल्स टू L2 है हमारा, x इक्वल्स टू 2 पे टेम्परेचर 0 है। दीज आर योर बाउंड्री कंडीशंस। अब इसके बाद तो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। ये i, ये x का कोएफिशिएंट हाफ है तो उससे डिवाइड होके एक 2 आ जाएगा, लॉन बनेगा, लॉन में डालेंगे 1 प्लस एक्स बाई 2 में 2 डालेंगे तो लॉन 1 प्लस 1 2 बना, और 0 डालेंगे तो लॉन 1 0 बना, तो लॉन 2 बच गया केवल, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये साइड पे -100 इंटू -100 है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। dt का इंटीग्रल t 0 - 100, तो देयरफॉर जो तुम्हारा i आ गया वो आ गया 5000 बाय ln 2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल कंडक्टिविटी वाला केस। सर ये ध्रुविल को 10,000 अपॉन ln 4 आया और उसे लग रहा था कि उसका आंसर गलत है। होता है बट कोई बात नहीं। अब दूसरा जो वेरिएशन हो सकता है
वो ये हो सकता है कि एरिया, एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, इसके बाद खत्म करेंगे आज के लिए। मान लो कि ये ऐसा कंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी तो सेम है सब जगह, के की वैल्यू ले लो 100। अब के फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, लेकिन अब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया फंक्शन ऑफ एक्स है। तो देख रहे हो आगे जाते जाते क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है। तो मान लो इस तरफ जो इसका रेडियस है वो है 2, और इस तरफ जो इसका रेडियस है वो है 5, और टोटल लंबाई जो है इसकी वो है 2। और इसका लेफ्ट एंड को हम रखेंगे 100 डिग्रीज पे, और राइट एंड को रखेंगे 0 डिग्रीज पे। ये पूरा 0 पे है, ये पूरा 100 पे है। तो प्रॉब्लम है फाइंड द हीट करंट। So and it's increasing uniformly, right? The slant. स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये शेप जो होता है इसको कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, विच इज बेसिकली सम कोन जिसका कुछ टॉप पार्ट कट आउट कर दिया गया है। और जब तुम्हें इसकी डायमेंशंस चाहिए होती हैं तो उसके लिए तुम्हें कोन को पूरा करना होता है, उसी से सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इसमें क्या है, साहब एक बार क्वेश्चन वापस सर समझा ऐसे सकते नहीं हो? कर सकते हैं क्या कि मतलब जब 2 का डिफरेंस होता है तो जब 2 का लेंथ होता है तो 3 का डिफरेंस है, तो जब हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहिए होगा। यूनिटरी मेथड। हाँ यूनिटरी मेथड ही लगेगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बोलो, यूनिटरी मेथड बोलो। क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि एक रॉड है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का रॉड है। इसका ये रॉड में क्या था कि एरिया यूनिफॉर्म था, कंडक्टिविटी वेरिएबल था। इसमें कंडक्टिविटी यूनिफॉर्म है लेकिन एरिया वेरिएबल है, एरिया बढ़ रहा है इस तरफ, ठीक है। बेसिकली जो तुम्हारा इक्वेशन है वो तो ये है के ए डी टी बाई डी एक्स, लिखना तो वही इक्वेशन है करंट का। अब हमने बेसिकली उसकी जो नॉन होमोजेनस कैरेक्टर है वो या तो इसके वेरिएशन से आ सकता है या इसके वेरिएशन से आ सकता है। ये तो सिंपली एक टेम्परेचर का वेरिएशन ऑफ एक्स है, वो तो होगा ही, और ये करंट है। सो द ओनली टू प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉड which could vary along the length of the rod are either conductivity or cross sectional area or both। तो मैंने क्या बोला तुम्हें कि कंडक्टिविटी का वेरिएशन वाला एग्जांपल ये ले लिया जिसमें एरिया यूनिफॉर्म रहा लेकिन कंडक्टिविटी वेरी कर रहा था। अब दूसरा टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कंडक्टिविटी सेम है सब जगह 100 100 100, लेकिन एरिया वेरी कर रहा है। लॉजिक वही है जैसे इसको किया है, सेटअप करना है ऐसे इक्वेशन, लेकिन अभी तुम्हें कंडक्टिविटी दिया हुआ था यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और एरिया सिंपली कांस्टेंट था 1। अब यहाँ पे तुम्हें जब ऐसी इक्वेशन बनाओगे तो कंडक्टिविटी फिक्स्ड है 100, लेकिन एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। दैट पार्ट इज एन एडिशनल फीचर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर ये एंड एक्स इक्वल्स टू 0 है तो किसी पर्टिकुलर एक्स पे जाके उधर क्रॉस सेक्शन का क्या एरिया है इज समथिंग यू हैव टू फाइंड यूजिंग ज्योमेट्री। ये पार्ट मैंने एडिशनली तुम्हें दिया है इसमें। जब तुम निकाल लोगे तो फिर उसको वहां डाल सकते हो और फिर उसके बाद सेम सोल्यूशन है। हाँ सर वो जो हम dx लिख रहे हैं सर, इन दिस केस कैन वी राइट इट एज dr बिकॉज़ ऑफ द नहीं एरिया नहीं थिंग? नहीं नहीं नहीं, डीएक्स ही लेना है तुमको। वो डीआर वाला केस जो है वो बताता हूँ कब आएगा।
सर हम्म। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर कि वो रेडियस की लिमिट को कैसे इनपुट करें, वो ठीक 2 है, to 5 और 0 to 2 कैसे इनपुट करें। देखो बेसिकली सर इस तुमको टाइम भी आंसर लॉन में इसका सर आंसर इसमें नहीं आ रहा सर line में। सर आप थोड़ा हिंट दे दो ना एक सर, सेकंड, थोड़ा इसका आंसर हिंट। लॉन में नहीं आएगा। सर पाई के टर्म्स में आएगा ना? हाँ, पाई के टर्म्स में आएगा। इसमें तुम्हें जैसे तुमने यहाँ पे कंडक्टिविटी एट अ प्लेस एक्स डाला था, क्योंकि मैंने दे ही दिया था फंक्शन। इसमें तुम्हें एरिया एट प्लेस एक्स डालना है कि एक्स पे जाके जो एरिया है, तो यानी एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। अब एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो पाई इंटू रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर है, हाँ सर, यस सर। रेडियस बीइंग दिस। तो उसके लिए अब तुम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लो, पहले कौन बना लो, एक्स्ट्रा ऐड करके लेंथ वॉट एवर अननोन, फिर सिमिलैरिटी लगा दो ट्राइंगल्स की, तो उससे तुम्हारा r एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। फिर वो यहाँ जाएगा, एरिया में जाएगा, उसके बाद आगे सेम स्टोरी यहाँ पे। And sir, radius increase at a uniform rate, right? ये स्ट्रेट लाइन है, बस इतना ही बोलने की जरूरत है। Okay, okay, got it, sir. Now. सर आंसर देख सकते हो एक बार? यस सर भेजा है। आंसर मैं खुद भी एक बार लिख लेता हूँ। सर थोड़ा सा शेडी सा आ रहा है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं। आप सॉल्व भी कर दो ना आ रहा है। पेपर पे, हाँ, रुक जाओ। सॉल्व ही कर दूं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं सर, सर प्लीज 2 minutes. ठीक है, ठीक, रुक जाओ। सर बहुत दिमाग। सर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत रेयरली यूज किया फिजिक्स में। हाँ, सर मैंने डायरेक्टली इंटीग्रल कैलकुलेटर में डाल दिया सर, मन नहीं कर रहा था सर। ठीक है, कोई बात नहीं। Sir, एक बस पूछना था sir, the radius which we get as a function of x, will it be in the y equal to mx plus c form? Yes sir ना? या Okay sir. हाँ sir, अभी 2 मिनट में आ जाएगा। सर सॉल्व किया क्या आपने? हाँ, वही कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। सर ये इसका जो फॉर्म है इंटीग्रल फॉर्म, सर वो याद रख ले क्योंकि एग्जाम में ये सब टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब हाँ, ये याद होने चाहिए। वैसे ये वाला तो बहुत बेसिक्स है। हाँ सर। इसका आंसर आ रहा है सर 5000 तो 50,000। 50,000 पाए है क्या? हाँ सर।
नहीं, नीचे 7 भी आ रहा है मेरा। 50,000 सर आपने इंटीग्रल किया मतलब सर कैलकुलेशन आपने आपको क्या आ रहा है? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ ना। सर हाँ आपको क्या आ रहा है लेकिन? मेरा आ रहा है 6 इंटू 225, ये कितना हो गया? 25 इंटू 1200 और 1350 हाँ बाई 7, 1350 बाई 7 कितना होगा? सर 192.857 इंटू 10 की पावर 4 इंटू पाई। रुको मैं ना करता हूँ। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए, हमारा इक्वेशन बेसिकली बनेगा I is minus k area as a function of x dt by dx। ठीक है, रिवर्स इंजीनियर करो प्रॉब्लम को। तो जहाँ पे एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज पाई, रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो यानी रेडियस चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि कोण को पूरा कर लो। ठीक है, ये तो एक्चुअल कोण है जो दिया, ये तो एक्चुअल चीज है जो दिया हुआ है ये वाला, और ये मैंने अपनी तरफ से एक्सटेंड कर दिया उसको। तो इधर कितना दिया था तुमको? 5, इधर दिया था 2, ये भी 2 दिया था, ये डिमेंशन दिया ना मैंने, 5 2 2 हाँ। और एक आर्बिट्ररी x जो यहाँ से नापा जाएगा, उस पे मुझे आर एक्स फाइंड करना है। ये इसी का ही पाई आर स्क्वायर करके एरिया एट एक्स मिलता है। ये मान लो एक्स्ट्रा जो मैंने एक्सटेंड किया है कोण बनाने के लिए, उसको y। तो तुम सिमिलैरिटी से देख सकते हो कि 2 बाय वाई इज द सेम एज r बाय एक्स प्लस वाई इज द सेम एज 5 बाय वाई प्लस 2। यस सर। सारे के सारे इस एंगल का tan है, तो इसको दोनों को सॉल्व करके y निकाल लूंगा बाद में वैल्यू पुट करके और यहाँ डाल के फिर r एज अ फंक्शन। तो पहले उन दोनों को क्रॉस कर लो, तो मेरे पास आ गया 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 5y। सर y 4/3 आएगा। तो y जो है मेरा 4/3 आ गया। अब इसको यस यहाँ डाल के इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/4/3 इक्वल्स टू r बाय एक्स प्लस 4/3। सही। हाँ सर। r is equal to 3x/2 plus 2r। तो हाँ ये आ गया 2x प्लस 8/3 इक्वल्स टू 4r/3 है ना। हाँ सर लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी हमें। फिर r कैसे हाँ निकालें? स्लोप निकाल के सर ऐड एक कर देते हैं स्लोप फॉर्म से निकाल दो सर, इक्वेशन ऑफ लाइन। एक ही हाँ बात है, भी सर। वही लिखा हुआ है, स्लोप उतना ही है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन ही है वो एसेंशियली। अच्छा ठीक। अब r तुम्हारा हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो 3 के ऊपर तो 3/2 x प्लस 2 आ रहा है, y इज इक्वल टू 3/2। हाँ सर सेम, मैंने तो स्लोप से Yes. निकाला। प्लस 2। तो स्लोप सही इजी पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो मैंने शायद बीच में कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया होगा। सर सबसे ज्यादा सिंपल होगा कि लाइक यू टेक अ डेल्टा, यू टेक अ डिफरेंस, सो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ 3 द x का लेंथ इज 2। हाँ तुम ये कर रहे हो ना, ऐसे ये भी कर सकते हाँ हो। हाँ। ऐसे करके 5 माइनस r बाई दिस इक्वल्स टू। हम्म। ठीक है, फेयर इनफ। तो अब मेरे पास आ गया एरिया, देयरफॉर एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया अपने पास 3/2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू पाई। ये यहाँ घुसाएंगे हम। अब i आ गया माइनस के तो 100 है, एरिया है ये, और dt बाई dx है, तो ये हो गया i dx के नीचे आ गया तुम्हारा पूरा 3x/2। एल भी है। सर आप वो उधर सिंपलीफाई कर दो ना सर, उससे l बेटर कितना है? 2। l नहीं है, यस l तो सर। l तो हो गया ना, dt बाई dx में l होता है। सर। ओके सर। फिर से l नहीं करते हैं, या तो ka डेल्टा t बाई l होता है या ka dt बाई dx होता है। हाँ सर वही मिस्टेक कर दिया लगता है। हाँ, तो l जो 50,000 है, हुआ। तो l जो है वो तो लिमिट में आता है, फिर जब तुम डालते हो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l ना, तो उससे l आ जाता है। और यहाँ सर आई रेकमेंड आप उधर ही सिंपलीफाई कर दो सर, लाइक मेक दैट 3x प्लस 4/2 का होल स्क्वायर, तो वो नीचे 4 गोज विद 125 टाइम्स, तो इंटीग्रेशन में थोड़ा ज्यादा लेस। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो कोई ऐसा ज़्यादा पेनफुल भी नहीं है। -100 पाई dt, अब इंटीग्रेट मार दो इनको,
और यहाँ पे तुम्हारा x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर है 100 और x इक्वल्स टू 2 पे टेम्परेचर है 0। अब ये जो है तुम्हें पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है कि अगर 1/x होता है, 1/x² का जो इंटीग्रल होता है, dx/x² का इंटीग्रल जो है वो -1/x होता है। तो dx/ax प्लस b होल स्क्वायर इज अ थिंग ऑफ द सेम फॉर्म, जिसमें 1/a से डिवाइड कर दोगे लेकिन बाकी जो है वही बनेगा 1/ax प्लस b। समझ गए तुम लोग? मतलब कि वही फॉर्म है, एज इफ द होल ax प्लस b इज x, तो वो तो बनेगा ही, लेकिन क्योंकि x का कोएफिशिएंट a है तो 1/a और करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा x का कोएफिशिएंट 3/2 है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो एक 2/3 बनेगा, और बाकी ये पूरा बनेगा -1/3x/2 + 2, जिस पे लिमिट डालेंगे 0 से 2, और इधर तो मेरे पास जो है 10⁴ पाई बन ही चुका है। तो अब i हो गया 2/3 हो गया, इस पे जब तुम लिमिट्स डालोगे तो 0 वाले लिमिट से हाफ बनेगा, लिमिट्स उल्टे कर सकते हो तुम माइनस साइन हटा के, तो 0 वाले लिमिट से हाफ बनेगा और 2 वाले लिमिट से 1/5 बनेगा। सही है, ये हो गया 10⁴ पाई। तो अब इससे जो भी आंसर आ जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा i इक्वल्स टू 3/2, 2 5 10 3, अच्छा 3 यहीं से कट गया, 3/10 3 कट गया, 3/10 2/10 5, तो 50,000 पाई। सही है, यस तुम लोग आ रहे थे करेक्ट। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली दोनों वेरिएशंस तुमने देख लिए, जहाँ पे कंडक्टिविटी वेरी कर रहा है x के साथ वो, और जहाँ पे एरिया वेरी कर रहा है x के साथ वो, दोनों ही केसेस में the same procedure is there. You have to know what k is as a function of x or what a is as a function of x and then do it. Next time जो है हम देखेंगे जनरल केस, जब कि मतलब एरिया वाला जो मैंने लिया एग्जांपल, ये वाला एरिया वेरिएशन का, ये क्योंकि प्रैक्टिस के लिए लिया तो मैंने ऐसा चीज उठाया जो कि एक एक्चुअली अनरियलिस्टिक है। मतलब नॉर्मली किसी रियल इंजीनियरिंग सिचुएशन में हार्डली ऐसा कंडक्टर होगा, होता भी है लेकिन उतना कॉमन सिनेरियो ये नहीं। एरिया का जो एक्चुअल वेरिएशन वाला सिनेरियो होता है कॉमनली, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, 1-2 प्रॉब्लम्स उसके, फिर वो वाला पार्ट करेंगे जो तुम लोगों के लास्ट लेक्चर में लास्ट में कवर हुआ था, विच इज की करंट, जब जंक्शन होता है मल्टीपल करंट सारे होते हैं वहाँ पे, तो टोटल कितना टेम्परेचर है और वो सब चीजें जो है वो करेंगे। ठीक है, ऑलराइट सर हाँ सर इसका मतलब जनरल फॉर्म बोल दो ना सर, तो याद रख ले, क्योंकि बहुत बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। किसका, इस इसका इंटीग्रल का? हाँ सर। इंटीग्रल का देखो, एक तो ये चीज होती है कि जो ये पॉलिनोमियल, देखो जो भी, एक जनरल बात ये याद रख लो कि अगर जो भी इंटीग्रल x का होता है ना, यस सर। वही इंटीग्रल ax प्लस b का भी होता है। हाँ सर, खाली -1/, बस हाँ, अगर मान लो इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन ऑफ x, अगर gx आता है, fx अगर एक फंक्शन है x का जिसका इंटीग्रल से एक फंक्शन आता है gx, तो इंस्टेड अगर f ax प्लस b का है तो उससे सेम चीज बनेगी जो उसके लिए बनती है, सिर्फ ये ऐसे होगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। हाँ सर। तो ले लो तुम फॉर एग्जांपल जैसे dx/x है, इसका इंटीग्रल तुम्हें पता है ln x होता है, ln x, यस सर। तो देयरफॉर dx/3x + 2 का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, 1/3 ln by of 3x plus, basically the whole thing gets treated as an x। dx/x² का इंटीग्रल -1/x है, क्यों? क्योंकि x की पावर -2 लिखा ही है, तो x की पावर -2 + 1 और -2 + 1, तो देयरफॉर dx/3x + 2 होल स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, -1/3 3x + 2। मतलब the whole thing gets treated like an x, so if you know the integral, if you know the corresponding integral for x, it is the same for any polynomial function of x। यस सर। ठीक है ना? हाँ, पावर अगर है तो फिर अलग सिनेरियो है, ऐसा नहीं कि तुम बोलो कि अच्छा क्योंकि dx/x ln x होता है तो dx/3x² + 2 भी ln 3x² + 2 हो जाएगा, वो नहीं करेक्ट है। लीनियर है, ये भी लीनियर है, तब करेक्ट है। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो फिर ओके। सर वो बंदे का डाउट था। फोन हाँ। नंबर सर प्लीज।
मैं फोन पे देख के भेजता हूँ ना ग्रुप पे, मेरा फोन लगा हुआ है सर इधर। जितना जल्दी हो सके प्लीज कर दो ठीक है प्लीज। भाई। थैंक यू सर। हाँ, कोई डाउट सर है कुछ? Sir, हाँ we can सर, आपने calculate. स्टार्टिंग में ना एक वो थर्मामीटर का एग्जांपल दिया था ना, हाँ हाँ तो सर उसमें थोड़ा एरर होगा ना, क्योंकि जब हीट इधर से उधर जाएगी या नहीं होगा? हाँ रहेगा। देखो इवेंचुअली तो कुछ ना कुछ एरर तो रहता ही है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर मेजरिंग एंड व्हाट यू थिंक यू आर मेजरिंग, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं उसको अकाउंट में लेने की फॉर वेरियस सिनेरियोज। लेकिन बात ये है कि मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि वे इन रियलिटी कोई सिचुएशन उतनी कटिंग एज नहीं होती है कि 100% एक्यूरेसी चाहिए हो। मोस्ट सिचुएशंस are good even if you are able to calculate 60-70% of the correct answer. तो अगर मुझे अपना बॉडी का टेम्परेचर लेना है, कुछ लेना है, व्हाटएवर, जनरली इट्स नॉट सच अ हाई स्टेक सिनेरियो, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी कोई बहुत वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसमें अगर एरर भी रहता है कि भाई रेडिएशन भी हो रहा है, थर्मोमीटर में मेटल का हीट कैपेसिटी भी है, ये सब वो सब अकाउंट में लेने के बाद ही फिर अब तो ऑब्वियसली कमर्शियली जो बन रहा है उसमें मल्टीपल टेस्टिंग हो चुकी है, तो उनको पता है कितना लॉस वॉस हो रहा होगा। बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो कोई है कि जिसमें टेम्परेचर जो है बिल्कुल, अगर इतना से भी इधर, तुम लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा, मैंने ग्रुप पे डाला था उसका, जेम्स वेब टेलीस्कोप, हाँ यस सर। जो उसका टेलीस्कोप साइड है उधर में उनको -233 केल्विन चाहिए, डिग्री सेल्सियस चाहिए। हाँ सर। तो अगर वो उससे थोड़ा भी इधर उधर चलेगा तो फिर ऑब्वियसली उसके सिस्टम्स इतने फाइन हैं और इतने फ्रेजाइल हैं कि लोचा हो जाएगा। तो अब वैसा सिनेरियो में देन ये जो एरर है उसकी भी एनालिसिस करनी पड़ती है। लाइक यू हैव टू एनालाइज द एरर आल्सो, यू हैव टू एंटिसिपेट कि इतना एरर होगा, तो फिर उसके हिसाब से मैं अपने तरफ से क्या करेक्शन पहले से करके चलूं कि जब एरर हो तो उसके बाद जो मेरे को वैल्यू मिले वो करेक्ट वैल्यू हो। टाइप का एनालिसिस इज रिक्वायर्ड जब उतना कटिंग एज एप्लीकेशन, कि जब मेरे को 1-2 डिग्री का भी गलत जो है टॉलरेट नहीं हो या सिस्टम खराब हो जाए। फॉर मोस्ट रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑब्वियसली वी नो देयर सर आर वो n वैक्यूम सोर्सेज ऑफ एरर। में तो पॉसिबल है ना -233 या जो हाँ, वैक्यूम में अवे फ्रॉम द डायरेक्ट रेडिएशन ऑफ एनीथिंग पॉसिबल है। तो सर वो मतलब स्टार्स की इंफॉर्मेशन लेके आएगा क्या? पास देख सकता है ना वो, क्योंकि मतलब लाइट ईयर करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट यस। सर एक डाउट था, हाँ बोलो। इसी वाले क्वेश्चन में सर मैंने x और r का रिलेशन ऐसे निकाला कि मैंने कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करे x, r और सर वो निकाले, वो दो कोऑर्डिनेट्स आए 0,2 और 2,5। करेक्ट। और उसके बीच में लाइन खींच दी है। हाँ बराबर है, बराबर सर, पर वो सारे तरीके इक्विवेलेंट है। हाँ सर, पर सर वो मैंने ये अज्यूम करके किया कि लाइन होगी बीच में, पर सर एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक हो गया तो क्या करेंगे? हाँ, तो उसके लिए वो फंक्शन पता होना चाहिए, फिर वो फंक्शन तुम फिट करोगे उधर, वो तो फिर पर सबको हमें करना पॉइंट्स तो दो ही दिए ना। नहीं, हाँ, तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट से तुम्हें फिर कोई कर्व नहीं पास कराया जा सकता है। अगर कर्व नहीं, क्या स्पेसिफाइड पता वो कर्व के 2 पॉइंट्स हो। नहीं, तो पॉइंट ये है ना कि दो, अगर तुम बोल रहे हो कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर तो कर्व का कर्वेचर कुछ भी हो सकता है। यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम। हाँ सर। गिवन कि 2 पॉइंट फिक्स्ड है, I can have a number of different curvatures going through the same points. Only because it's a line can I determine the unique line given those 2 points only. Yes sir. तो अदरवाइज अगर कर्वेचर हो सकती है उसमें कुछ, फिर तो तुम्हें केवल 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने से नहीं होगा, फिर तो इन सम वे उसकी पूरी इक्वेशन बतानी पड़ेगी कि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ये कर्वेचर है व्हाटएवर। तो इसीलिए हमें लीनियर ही मानना पड़ेगा उसे। नहीं दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रॉब्लम में ही मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पहले से कि ये स्ट्रेट लाइन है, वहां पर मानना नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम में हो सकता है कल को कुछ और दिया हो, तुम मान के नहीं कर रहे हो इसको। ये तो मैंने प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में तुम्हें बोला एक तरीके से कि ऐसा है। इट इज गिवन फ्रॉम माय साइड दैट इट्स अ, व्हेन आई से इट्स अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ऑटोमेटिकली इट मींस दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके सर, है ना, बट इट्स नॉट नेसेसरी। जो तुम बात बोल रहे हो वो हो सकता है इवेंचुअली कि तुम्हें कोई दे दे कि एक रीजन है, एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका जो एरिया है वो, या जिसका जो रेडियस है वो नॉन लीनियरली स्केल करता है। यहाँ पे तुम देख रहे हो रेडियस लीनियरली स्केल कर रहा है ना, तभी लीनियर फंक्शन आ रहा है। हाँ, तो हो सकता है ये लीनियरली विद एक्स। व्हाट इफ द रेडियस इज क्वाड्रेटिकली, मतलब दिस इज अ पैराबोला, है ना? यस सर। That's also kind of a rod. In that case, you will have to take whatever function is given. R maybe 3x square plus 2 plus 2x plus 8. हाँ, तो सर उस केस में उन्हें देना पड़ेगा ना फंक्शन, उन्हें हम देना खुद से नहीं पड़ेगा जज नहीं, कर हाँ उन्हें देना पड़ेगा। नहीं, it's not your judgment. You हाँ, don't look at the shape and decide कि वो क्या है, except when it's a straight line.
Okay, Other sir. than Full. that, if there is a curvature and the curvature is required as a part of the solution, they have to give it to you. You don't assume some shape. Yes, sir. ठीक Got है? it. Thank you. Sir, गार्गी हाँ मेरा नंबर ले ले और मुझे या तुम में से कोई एडमिन होगा ना तो इसको ऐड कर लो। एक सेकेंड। Oh, sir, I'm the admin. Can she send her गोपाल number? इसको ऐड कर ले। एक सेकेंड रुक जा। तो या मैं वो इनवाइट लिंक ही भेज देता हूँ ना मेन ग्रुप पे। हाँ ठीक है, ये बाय द वे नंबर है, जैसे भी करना है कर लो, इसको ऐड करना है। इनवाइट वाला लिंक। sir, हाँ sir ये लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने रेडियस और लेंथ को इक्वेट क्यों किया? रेडियस ऑफ क्या चीज कहाँ पर? लास्ट वाले क्वेश्चन में सर आपने रेडियस और लेंथ को प्रोपोर्शनल किया ना? हाँ मैंने इन द सिमिलैरिटी इनिशियल ऑफ स्टेप अपनी जो इक्वेशन। यहाँ पे ना। हाँ हाँ तो ये तो क्योंकि ये कोन का लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और ये ट्राइंगल्स हैं तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, क्योंकि tan थीटा है। अच्छा ओके सर। तो ये तीनों tan थीटा लिखे। और सर एक डाउट था सर, जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसा बोलते हैं तो वो इम्प्लाई करता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का वैल्यू रेगुलर टाइम इंटरवल पे ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सर? नहीं, अगर हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसका मतलब होता है कि एक्चुअली हम वही बात है, अगर कहीं पे बोल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो वो करेक्ट यूजेज नहीं है। करेक्ट यूजेज होना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जो उससे मोशन प्रोड्यूस होता है उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अच्छा। That motion, when the body is moving at a constant velocity, that motion is called uniform motion, because if it is moving at a constant velocity, then if it covers 1 meter in the first second, then even if you look at it somewhere else later, much later, it will also be covering the same distance in the same amount of time. So the uniformity over space is basically an outcome of keeping a constant velocity in time. कि स्पेस में तुम उसको कहीं पर भी देखो वो सेम चीज कर रहा होगा, तो इसलिए उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। बट टेक्निकली द वर्ड यूनिफॉर्म मस्ट नॉट बी अटैच्ड टू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वो हो सकता है कहीं पे लोग इनकरेक्ट यूजेज करते होंगे कि कहीं पढ़ लिया और ठीक से पता नहीं है तो कहीं छाप दिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मोशन प्रोड्यूस होती है उस मोशन का नाम यूनिफॉर्म मोशन रखा गया है, बिकॉज इट लुक्स द सेम एवरीवेयर। यस ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट।